अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और जो लोग हमें इस्लामाबाद से देख रहे हैं उनके लिए मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। इस वक्त बारिश भी बरस रही है, बादल भी गरज रहे हैं बादल गरज रहे हैं और बिल्कुल जी रात हाँ, जैसा समा हो चुका ऐसे ही है। है। और हसनैन, आपको पता है अभी जब मैं एंटर हो रही थी स्टूडियो के लिए, सो माय मेकअप आर्टिस्ट वाज लाइक कि आज प्रोग्राम करने का कोई दिन है नहीं, सो बाहर चलते हैं कहीं पे, आज प्रोग्राम को आप मिस करवाएं। बट अगेन जी वी हाँ, ऐसे ही हैव है। टू और डू सुबह की इट। सोच को लेकर मैं हूँ हसन लियाकत और मेरे साथ हैं निम्रा तारिक, ऑब्वियसली हमारी जो ऑडियंस है डेली की वो हमें जानती ही है। और मौसम इतना अच्छा है कि शायद हम अपना तारुफ करवाना एक बार फिर से भूल चुके हैं। शायद कोई एक्साइटेड नए हो गए लोग थे। भी हमें देख रहे होंगे। वी आर एक्साइटेड ऑब्वियसली। सो जी हसन, हाँ, प्रोग्राम के बाद क्या आपको क्या पता है कि हम क्या कौन सा करने? दिन आज बना रहे हैं? आज हम दिन भी मना रहे हैं, लेकिन आप प्रोग्राम के बाद क्या करेंगे आज? आज प्रोग्राम के बाद मौसम तो इतना बाहर अच्छा है जाएंगे, समोसे पकोड़े। समोसे पकोड़े का मौसम है। यस, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, खैर, आप जो दिन की बात कर रहे हैं, आज हम इंटरनेशनल डे ऑन क्रोनिक डिजीजेस वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका मकसद जो है कि ऐसे इस मसले की जो दुनिया भर में बीमारियां जो होती है, क्रोनिक डिजीजेस, उनकी वजह से करोड़ों लोगों को ये मुतासर करता है। इसलिए हम बात करेंगे जी क्रोनिक बीमारियों की। 10 जुलाई को दुनिया भर में क्रोनिक बीमारियों के खिलाफ आगाही के दिन पर ये इसके तौर पर मनाया जाता है, ताकि लोगों को इन बीमारियों के बारे में शऊर दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि ये बीमारियां क्या होती हैं, और फिर ये भी कि उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि करने चाहिए, जिन पर जोर बिल्कुल दिया ऐसे जाए। ही है। और निम्रा ने जिस तरह आपको बताया कि 10 जुलाई का दिन क्रोनिक बीमारियों को बेसिकली शऊर दिया जाए आवाम को कि जो लोग हैं कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। और ये काफ़ी तवील अरसे से ये बीमारियां हमारे अंदर रच बस चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये ऐसी बीमारियां हैं जो आगे बढ़ती चली जाती हैं। इन बीमारियों की अगर बात की जाए तो दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, कैंसर, सांस की बीमारियां, ये तमाम तर बीमारियां इनमें शामिल हैं। लेकिन निम्रा, ये बात भी बतानी है सबको कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं है, आपके खानदान के लिए खतरा है, आपके मुआशरे के लिए खतरा है, और ये आगे बढ़ती चली जाती हैं अगर इनकी रोकथाम ना की जाए। और रोकथाम के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो आप कर सकते हैं। आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने खानदान को बचा सकते हैं और अपने मुआशरे को बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो इकदाम का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें चंद अहम इकदाम जो हैं, उसमें सेहतमंद ग़िज़ा सबसे पहले आती है, जो कि हम सब वो आफली बात है कि हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमें लाहक हो जाती हैं। तो सेहतमंद ग़िज़ा सबसे पहला कदम है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। उसके अलावा बाकायदा वर्जिश, एक्सरसाइज हम लोग बिल्कुल नहीं करते आजकल। वैसे भी गैजेट्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम लोग जो घूमना फिरना, वर्जिश करना, एक्सरसाइज, उस वाले लाइफस्टाइल से हम बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। तो सेहतमंद ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश चाहें। और इसके अलावा हसनैन, आपके लिए भी, बहुत सारे मर्द हजरात के लिए और फिर ख्वातीन के लिए, मीडिया में काम करने वाले तो बहुत सारे लोगों के लिए है कि बहुत सारे लोग तंबाकू नोशी से परहेज करना चाहिए और बाकायदा तिब्बी मुआयना शामिल है। ये एक्सरसाइज की बात कर रही है तो ये औरतों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है एक्सरसाइज भी। तंबाकू नोशी, आपको पता है, ई सिगरेट्स, बाकी चले सिगरेट वगैरह कुछ भी छोड़ें, वेप आजकल आपने लड़कियों के हाथ में देखा होगा, हर दूसरी लड़की के हाथ में। तो ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। सेहतमंद ग़िज़ा है, वर्जिश है या तंबाकू नोशी से परहेज, लड़का लड़की सबके लिए। वो एक अलग बात है कि लड़के थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो इसलिए लड़कों को हम ज्यादा हाईलाइट करें, इसमें कोई वो जेंडर वाली बात नहीं है। तो सेहतमंद ग़िज़ा में आप ज्यादा फल खाएं, सब्जियां खाएं, अनाज वगैरह आप खाएं, प्रोटीन अपने शामिल, बिल्कुल प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा फिर क्या करना चाहिए? अल्कोहल से परहेज करनी चाहिए आपको, और तंबाकू नोशी से जिस तरह निम्रा ने बताया परहेज करनी चाहिए, और बाकायदगी से निम्रा आपने अपना तिबी मुआयना करना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की हसनैन, कि बाकायदा तौर पे आपको अपना तिबी मुआयना भी करवाना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं हसता है, लेकिन बाकी दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे वैसे 6 महीने का ड्यूरेशन में ज्यादा बता रही हूँ, लेकिन कम अज कम 6 महीने के बाद अपनी पूरी बॉडी को वो बाकायदा उसकी जो होता है मुआयना करते हैं, तिब्बी मुआयना होता है। हमारे यहाँ ये होता है निम्रा के बंदा मर रहा तो हॉस्पिटल जाता है, आखिरी स्टेज पे जाके डॉक्टर साहब को कहते हैं कि कोई क्योर ढूंढिए, कोई और उस टाइम तक डॉक्टर्स के हाथ से भी बात बाहर चली जा चुकी होती है। तो ये सूरत हाल जी, बीमारी की तशखीस होनी चाहिए, उसके अलावा इलाज मुआलजे की तरफ हमें फौरी तौर पे जाना चाहिए। चलें जी, ये हो गया आज का हम डिस्कशन कर रहे थे क्रोनिक डिजीज। अब थोड़ा सा अब डिफरेंट स्टोरीज हैं निम्रा, उनके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, आपको यहाँ पे माशरती स्टोरीज के हवाले से भी पता चलेगा, आपको यहाँ पे सोशल जो टॉक इन टाउन स्टोरीज हैं उनके हवाले से भी पता चलेगा। और पाकिस्तान में आज जो सबसे अच्छी स्टोरी है, मुझे ये लग रहा है निम्रा कि पाकिस्तान की जो पहली रिमोट सेंसिंग और टेक्नोलॉजी इवेल्यूशन सैटेलाइट है
जो कि 6 साल से ऑर्बिट में है। ये पहली है लेकिन 6 साल से ऑर्बिट में थी, अपना मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक सुपर को के नुमाइंदा ने जो है वो बयान किया कि टेक्नोलॉजी इवेलुएशन सैटेलाइट पाक टेस्ट 1 इसका नाम है जी, पाक TES-1, उसकी तरफ से ज़मीन की तस्वीर जारी की गई हैं जिनमें दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। दैट इज वेरी एक्साइटिंग। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे है निम्रा। और स्पार्को का जो नुमाइंदा है उसने मजीद बयान किया कि सैटेलाइट से हासिल होने वाले डाटा कौमी तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी तहकीकात के लिए बेहतरीन साबित होगा। और स्पार्को ने इस मिशन की कामयाबी के लिए जितने भी इंजीनियर्स थे, साइंसदान थे, उन सबका शुक्रिया अदा किया। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है उसके लिए, तहकीकात के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। हाँ, ये नया इल्मी सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल चलें जी, ये एक अच्छी खबर थी। उसके बाद कराची में भी अच्छी खबर के बाद बुरी खबर भी शामिल करनी पड़ती है। अब और सी स्टोरी है जी, कराची में एक अलमनाक वाकया पेश आया जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी कंपनी के CEO को तनख्वाह न मिलने पर कत्ल कर दिया। और ये वाकया शाहर फैसल पर ये पेश आया एक दफ्तर में, ऑब्वियसली जहां पे प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं, क्या पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इंजीनियर शोएब हैं जी, ये इनका नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो तनख्वाह ना मिलने पर उन्होंने अपने CEO नवीद पर हमला किया, उनको कत्ल ही कर दिया। नवीद जो के 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे और 3 बच्चों का बाप भी हैं। वो फरार की कोशिश करते हुए इमारत के जो बेसमेंट है वहां पे गिर गए और बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। कार्रवाई करते हुए शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और ये बताइए कि मुझे आपके टिकटॉक के फॉलोअर्स कितने हैं? आई डोंट यूज टिकटॉक। ओह, ये तो टिकटॉक यूज नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक यूज करते हैं। और हमें किसी और से पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है CM साहिबा से पूछना पड़ेगा। CM साहिबा से पूछना पड़ेगा। और मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन टिकटॉक के हवाले से आप खबर में आपको बताता चलूं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी टिकटॉक ने पाकिस्तानियों के 2 करोड़ से जायद वीडियोस को टिकटॉक से हटा दिया है। और टिकटॉक इंतजामिया का कहना है कि टिकटॉक ने पाकिस्तानियों के 2 करोड़ 20 लाख 7,878 वीडियोस पहले 3 माह में डिलीट किए हैं। और तकरीबन 93% वीडियोस पोस्ट किए जाने के 24 घंटे के अंदर ही हटाई गई हैं। टिकटॉक ने बेसिकली ये किया यूं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी, आप अगर कुर्बानी में देखिए कि लोग जानवर काट रहे हैं, साथ टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इस तरह की जो वीडियोस थी उनकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस पे उन्होंने वीडियोस हटाई। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान इसकी नज़र में नहीं आया निम्रा, 17 करोड़ वीडियोस पूरी दुनिया से हटाई गई हैं। लेकिन ऐप ने एक शानदार काम ये किया कि अब 13 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपकी जो जितने भी अकाउंट्स हैं टिकटॉक ने वो डिलीट कर दिए। और साथ ही टिकटॉक ने ये कहा कि हम ऐसा साजगार माहौल बनाना चाहते हैं जो कि मुआशरे के लिए मुस्बत हो और मुआशरे में अच्छा जो है वो हमारा एक पैगाम जाए। और 2 करोड़ 16 लाख 39,414 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया जो कि बच्चों के अकाउंट थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंतजामिया का असलन ये भी कहना है कि पाकिस्तान में महफूज और साथ पॉजिटिव ऑनलाइन एक माहौल को फ़रोग देना चाहते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया कि ये इन कोशिशों में हम मसरूफ़ हैं। इंटरनेशनली भी जो है वो एक महफूज प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम टिकटॉक को। ये तो होगी जी टिकटॉक की खबर। उसके बाद एक और खबर है हमारे पास, पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया दिनों इजाफे के बाद मुल्क भर में साइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। और आपको पता है जब भी लिटरली जब हमारे साथ से पहले हमारे को एंकर मुनीब थे, जब भी पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता था तो हम लोग अक्सर डिस्कशन किया करते थे कि आपको बाइसिकल्स की तरफ आ जाना चाहिए। तो देखिए कि पाकिस्तान में जो है ना, मतलब ये बिजनेस कम्युनिटी होती है या किसी भी किस्म की कोई ट्रेड है, कुछ भी है, एकदम से इनका दिमाग चलता है। अब इनको पता है कि पेट्रोल से लोग हो सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ साइकिल तक नहीं है। आप अगर देखिए गर्मियों में AC महंगे हो जाते हैं, कूलर महंगे हो जाते हैं, सर्दियों में हीटर महंगे हो जाते हैं, गैस महंगा हो जाता है गर्मियों में। तो ये अफसोसनाक है। उसूलन नहीं होना चाहिए कि इनको ये करना चाहिए कि बाइसिकल की प्राइस को भी डाउन करना चाहिए। अच्छा, वो ऐसे होता है कि अगर ज्यादा लोग फिर उसको खरीदेंगे तो तब भी आपकी जो नुकसान नहीं होगा आपका। तो ये बिजनेस कम्युनिटी ने उसको महंगा कर दिया, जिसका मतलब ये कि बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो ये भी बेवकूफ़ी होती है इन दी एंड। तो ये बेवकूफ़ी स्मार्ट बनने के चक्कर में हम कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, ज़्यादातर लोगों को स्विच करना चाहिए बाइसिकल्स की तरफ। लेकिन खैर, एक तरफ जहाँ पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं पर मुख्तलिफ शहरों में
साइकिल की मांग में इजाफा जैसे ही हुआ तो कीमतें भी बढ़ा दी और ये खरीदारी बढ़ने से रिकॉर्ड इजाफा है, खरीदारी बढ़ने से साइकिल की कीमतों में भी बड़ा इजाफा फिर 28% इजाफा हुआ एक माह में और 14% इजाफा हुआ निम्रा पूरे साल में। सो ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये बड़े अनफॉर्चुनेट हालात हैं। पेट्रोल भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, आप क्या करें, पैदल चलना शुरू कर देते मेरे ख्याल में। अच्छा, हमारे पास एक एनिमेशन है, हाँ एक एनिमेशन है, हम आपको वो भी दिखाते हैं, उस पर जरा डिस्कशन। कार्टून, यस ये कार्टून देखिए जी, ये देखें जी, ये टैक्सेस हैं और बेचारा गरीब अवाम जो है वो उसमें कैसे रुल धुल रहा है। इन्फ्लेशन और ये फिर टैक्सेस हैं, एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ टैक्सेस जो कि शार्क बनी हुई है, कि जैसे ये शार्क एक इंसान को अपनी लपेट में लेके उसको बिल्कुल खा पी लेती है वो। लेकिन अवाम वहां पे भी अपने आप को बचा रही है, एक फीट उनका पाँव ऊपर है, किसी तरह से कोई एलिवेशन भाग रहे हैं ना, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे आ रही है और फिर बाकी ये सारे मसाइल बेचारे अवाम के साथ हैं। अच्छा खैर, कोई और खबर है आपके पास? एक और कार्टून है, एक और कार्टून दिखाते हैं निम्रा, उसके बाद फिर खबर आपको बताते हैं। चलें, वो एक कार्टून आप एक्सप्लेन करेंगे, मुझे बताएं कि ये क्या है। ये देखिए जी, PMLQ थ्रो हिज वेट, PMLQ थ्रो हिज वेट। थोड़ा सा आपको ये समझ आ जाएगी, हमारे यहाँ PGM थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, अगली स्टोरी के बल्कि यहाँ पर अगली स्टोरी थ्रोज इट्स वेट बिहाइंड मूव ऑन अज़्म इस्तेहकाम। अच्छा ये अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है और इसमें PMLQ का हमने देखा था हसनैन परसों के, उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम को सपोर्ट करने की बात की थी। खैर ये उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं जी, स्टोरी हम लोग शामिल कर लेते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है कि सिग्नल्स भी ड्रॉप, ब्रेक ले लो। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है तो शामिल कर लेते हैं। जी जी प्लीज चलें जी। फिर नाज़रीन, सुबह की सोच जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। और प्रोग्राम करने का बारिश बहुत मज़ेदार किस्म की हो रही है और लिटरली दिल कर रहा है बाहर जाने का। लेकिन हसन आपको पता है हमारी ऑडियंस के साथ ना हमेशा एंकर का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, चाहे कुछ भी हो रहा है। आवाजें वो यहाँ पे भी आ रही है, बिल्कुल स्टूडियो के अंदर भी हमें आवाजें आ रही हैं और पे तो बाहर से आवाज बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। नाज़रीन, शदीद बारिश हो रही है। नाज़रीन को बताते चलें कि साउंड प्रूफ स्टूडियो होता है, उसके बावजूद हम फील कर सकते हैं कि बाहर क्या माहौल है इस वक्त। लेकिन एक और हसनैन, आपने सोशल मीडिया पे यकीनन एक वीडियो देखी होगी लाहौर से, जो कि इंतहाई बुरी थी। इसने एकदम से हमारे अभी चेहरे पे स्माइल थी बारिश का जिक्र करते हुए, और एकदम से हमारे चेहरे मुरझा गए। और मुरझाने की वजह यह कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में ये वाकया पेश है, जहाँ पे एक दुकान में आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी ये वीडियो। हम इसको ऑन एयर नहीं भी कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे। वैसे हमने करनी है, दिखानी, यानी मेरे कहने का मतलब था कि पूरी की पूरी वो तशद्दुद वाली जरा थोड़ा सा परहेज भी कर सकते। एक बेचारा लड़का 3 लड़कियों से मार, 3 लड़कियों से, अच्छा सिर्फ मार रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। और अक्सर आपने नोट किया होगा कि इस तरह के वाकयात लाहौर से सामने आते हैं। ओवर स्पीडिंग के चाहे वो हों, अंडर एज ड्राइविंग हो रही होती है, ऐसे कत्ल करके निकल जाते हैं। खैर, ये गार्डन टाउन का वाकया है। 3 लड़कियां ये जो इस वक्त इस नौजवान मुलाजिम को हिरासानी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना उन्होंने बना डाला है। भाई हिरासत तो आप कर रही हैं, तशद्दुद आप कर रही हैं। सी बात है कि हरासानी का कोई भी इल्जाम लगा देता है, उसके बाद तशद्दुद करना शुरू हो जाता है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है निम्रा कि सॉरी में एक बात आपसे, सिर्फ 3 लड़कियों का कहानी नहीं है, यहाँ पे 3 लड़की मार रही हैं। अगर आप देखें तो जहाँ पे हरासानी का इल्जाम लगता है, कोई तहकीक किए बगैर मर्द भी स्टार्ट हो जाते हैं कि तूने लड़की को छेड़ा। तो मतलब इसको भी हमारे मुआशरे में थोड़ा सा कम होना चाहिए। अच्छा, कम उम्र वो बच्चा है, वो सामने दिखाई दे रहा है, बेचारा गरीब खड़ा हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल उसने क्या ही आपको हिरासा कर दी है, और कर दिया तो उसका ये तरीका है, आप तो उसके फिर 500 गुना आगे चली गई हैं और आप वुमेन कार्ड अपना प्ले करती हैं। और इन टॉप ऑफ दैट इन्होंने वापस मुकदमा भी दर्ज कराया, इस लड़के को फिर गिरफ्तार भी कराया। और पुलिस हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, बगैर किसी तहकीक के फौरन उठा के लेगी। वैसे तो जहाँ पे कातिल भी होते हैं वो मफरूर हुए होते हैं, वो जेल तोड़ के बाहर भाग जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ गए। लेकिन यहाँ पे एक बेचारा गरीब बंदा था, बस उसको घसीट दिया क्योंकि एक अमीर पार्टी की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसको गिरफ्तार करें, जस्ट टू शो ऑफ देयर पावर। ये पावर पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है, उसूलों की बात की जाए तो वहां पे भी पावर आके तो ऊपर आ जाती है। तो मुबैना तौर पे ये लड़कियां 3 बासर खानदान की लड़कियां हैं। और फिर उसके बाद एक जो वहां पे शख्स था
जो कि बूढ़ा था और थोड़ा सा डेढ़ उम्र के थे, उन्होंने जब मना किया तो लड़की उन पे भी चिल्लाना शुरू हो गई। इसी हवाले से जानते हैं हमारे साथ हमारे हिरासानी का केस इन पे होना चाहिए और तशद्दुद का और कत्ल करने का भी मतलब जो दफात वगैरह होती है वो ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने इसको बिल्कुल जान से मारने को तो लोगों ने वहां पे छुड़ा दिए, वरना तो उसको मार के निकल जाना था। इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदा हैं लाहौर से नादिर चौधरी। नादिर, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और इसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है? जी, ये गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ पर एक टक शॉप है। ये लड़का वहाँ पे काम करता है, यूसुफ नाम है इसका। ये जो यूसुफ है ये साथ साथ पढ़ाई भी करता है, सेकंड ईयर का ये स्टूडेंट है और साथ ये काम करता है अपने जो अखराजात जो है ये खुद उठा सके और कुछ अपने घर वालों की भी जो है मदद कर सके। ये टक शॉप पे जो मुतअद्दिद लड़के ऐसे हैं जो कि दूसरे अजला से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो जॉब कर रहे हैं। उस दिन जो वकूआ हुआ है वो कुछ इस तरह से है, मैं वहां पे गया, उनसे पूछा, लड़के से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि हम आपस में को बात कर रहे थे और हमने आपस में को बात की। लड़कों ने जो वहां पे काम करते थे तो उस बात पे वो हंसा है यूसुफ। तो इन लड़कियों ने कहा कि जी आप हमें देख के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैडम हमने आपको देख के क्यों हंसना है, हमारे यहाँ पे लड़कियां आती रहती हैं, खवातीन आती रहती हैं, अगर हम इस तरह हंसना शुरू हो जाए उनके ऊपर तो फिर तो काम खत्म हो गया, हम तो यहाँ पे चित्र खाएंगे। तो इसलिए ये हमारा ये वो मामला नहीं जो आप समझ रही हैं, हम अपनी किसी बात पे हंसे हैं। लेकिन वो जो खातून जिसको आपने देखा कि वो बालों से पकड़ के उसको कभी नीचे कर रही है, कभी उसको ऊपर से मुक्के मार रही है, कभी छुट्टे मार रही है। नादिर बाकायदा पता चल रहा है कि जुल्म हो रहा है बेचारे पे। आप ये अंदाजा लगाएं कि जुल्म जैसा जुल्म ये है कि इस वीडियो को अगर बगौर देखा जाए तो उस खातून को जब वो उसने मुक्कों से उसका दिल नहीं भरा तो उसने अलमारी में से जो पास अलमारी है उसमें से कोई चीज पकड़ी है, उस चीज के साथ उसके सर में जो है वो मारा है। लड़का जब हमें मिला उसके मुंह के ऊपर निशान थे बकायदा। और नादिर माजरत के साथ आपकी बात इंटरप्ट हुई, लेकिन देखिएगा कि अगर ये जो लोग जान छुड़ा रहे हैं ना उस बच्चे की, अगर ये लोग ना होते, इन लोगों ने तो उसको मार के निकल जाना था वहां से। अच्छा, ये एक और बात, उन लोगों ने छुड़वाने की कोशिश की, मना किया, लेकिन ये आगे से उनके साथ बदतमीजी करती रही। लेकिन वहां पे आके थोड़ा सा मामला जो है वो बच्चे की जान छूटी जब वो बुजुर्ग ने अपना मोबाइल निकाल के उनकी वीडियो बनानी शुरू की और कहा कि आप जो कर रही हैं इसको मैं कैप्चर करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप क्या कर रही हैं। आप यहाँ पे, मेरा मतलब है कि जिस तरह बच्चे को मार, उन्होंने बच्चे को छोड़ा तो बुजुर्ग की वीडियो उल्टा बनानी शुरू कर दी कि ये अब बुजुर्ग भी हमें जो है वो रास्ता कर रहे हैं। जब ये थाने में गई तो थाने में इन्होंने उन बुजुर्ग का नाम भी लिया। नादिर साहब अब ये तो बताइए ना कि वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है कि लड़कियां उस लड़के पे तशद्दुद कर रही है, लेकिन थाने में अब पुलिस आके उस मुलाजिम को वीडियो होने के बावजूद उठा के ले गई है, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ये बात अब सब सारी दुनिया ने देखी क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई है वीडियो। यही बात जो है वो जज साहब ने वहां पर कही कि यार आप पागल हो, पुलिस वाले को कि आप पागल हो। ये वीडियो जो मुझे दिखाई जा रही है सीसीटीवी, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लड़का जो है वो काउंटर से बाहर ही नहीं आया, लड़कियां अंदर गई हैं, उनको मार रही हैं, उसको उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने वो वाला मुकदमा खारिज कर दिया जो पुलिस ने, जो लड़कियों के जो पीछे जो उनकी जो बैकग्राउंड है, बताया जाता है कि वो किसी वकील की बेटियां हैं, तो वो मुकदमा खारिज कर दिया गया अदालत की तरफ से। अब वो लड़का जो है वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, कभी थाने जाता है, कभी एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है, कभी एसपी ऑपरेशन के पास जाता है कि जी मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो कहाँ गई। अगर मेरा मुकदमा मेरे खिलाफ किया गया अगर गलत था तो फिर सही वाला मुकदमा वो तो दर्ज करे ना जो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है, वो बिल्कुल कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। वकील जो है उसका लड़के का वो फ्री केस लड़ रहा है और उसने कहा कि जी मैं जुल्म के खिलाफ केस लड़ रहा हूं। मतलब नादिर साहब आप अगर बड़े बाप की औलाद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे लोग भी हैं। नादिर, आपने ये भी वैसे पता करने की कोशिश की कि जो वकील साहब हैं ये हैं कौन, इन लड़कियों के वालिद? इनका नाम सामने नहीं है? नहीं, ये कल हम गए थे, हमारी टीम जो है वो वहां पे गई एसपी ऑफिस में, तो एसपी ऑफिस में भी सिर्फ जो है वो लड़कियां ही जो है वो वहां पर आई, वही वहां पर पेश हुई और उनकी जाने से जो है वो वहां पे अपना बयान दिया गया और बयान में भी उन्होंने ये कहा कि जी पुलिस ने अभी भी हमारा मुकदमा सही दर्ज नहीं किया। अगर उन्होंने सही मुकदमा दर्ज किया होता तो ये लड़का जो है ये अब सलाखों के पीछे होता, इसकी फौरी जो है वो FIR खारिज ना होती। तो वो अभी भी उस चीज पे बजीद है, ना कि वो ये कहें कि यार हमसे गलती हो गई थी या हमको माफी तलाफी कर लें, क्योंकि इतनी जो है वो कोई भी बंदा इतना सख्त नहीं होता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। नादिर, माजरत के साथ ऐसी बिगड़ी हुई औलादों को क्या पता कि गलती क्या होती है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। निमरा ये भी तो है कि उनको बैकअप अपने बड़े बाप देते हैं, इस वजह से वो सबको मारेंगी और अगर कानून इस तरह का काम करेगा तो कल इस तरह के वाकये और ज्यादा पैदा होंगे।
देखिए पीछे जो आपकी जो तरबियत होती है ना, वो यहीं पे आपको पता चलता है। तालीम तो आप जितनी मर्जी हासिल कर लें, असल बात तरबियत की होती है। अगर वो किसी बड़े बाप की औलाद भी हैं तो बड़े बाप को कम से कम इतना तो चाहिए था ना, चले वो मंदिर यहाँ पे नहीं आना चाहते, सामने नहीं आना चाहते, अपनी बेटियों को तो समझाते ना कि जाकर माफी तलाफी करें और बात को खत्म करें। अभी तक ऊपर से प्रेशर है पुलिस को, नाम न जारी करने की शर्त पुलिस वालों ने हमें बताया है। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि जब तक हमें कोर्ट के ऑर्डर नहीं मिलेंगे कि FIR कर रहे, तब तक हम FIR नहीं कर सकते। वकील ने भी हमें यही कहा है। ठीक हो गया नादिर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाकया जी से अभी रुख करते हैं कराची का, और इस्लामाबाद की तरह, रावलपिंडी की तरह, बल्कि दीगर शहरों की तरह कराची में भी मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। शहर के कई इलाकों में बादल बरस चुके हैं, जबकि कहीं मतला अभी अबर आलूद हो रहा है। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए गुलशन मेमार की अगर बात की जाए, बैरिया टाउन की, जिस तरह निमरा ने आपको बताया, सुपर हाईवे M1, एहसनाबाद, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लेकिन निमरा, कराची वालों की खुशी दीदनी होती है, वहां पे सिर्फ बादल अगर चमक उठे ना तो वो कम होती है, तो इस वजह से मसाइल भी बड़े दीदनी होते हैं। अगर बारिश हो जाए तो मसाइल भी बड़े दीदनी होते हैं, मसाइल भी बड़े हैं, खुशी भी बड़ी है, पानी भी ज्यादा आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सो कराची वाले हर चीज को एंजॉय करते हैं, मसाइल को भी एंजॉय करते हैं, बारिश को भी एंजॉय करते हैं। और अभी हमारे प्रोड्यूसर भी हमें बता रहे थे कि कराची में कल से ये बुखार है कि बारिश होगी, काली घटाएं छाई हुई हैं। तो मैंने वीडियो बना के उनको भेजा, भाई के काली घटाएं क्या होती हैं, बारिश क्या होती है और बारिश किस तरह होती है, ये इस्लामाबाद वालों से पूछ लीजिए, है ना। सो खैर, ये शहर में काली घटाएं, आपने ये जो वर्ड यूज किया, दैट इज ब्यूटीफुल। काली घटाएं छाई तो शहरियों ने साहिल समंदर का रुख भी किया और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हुए। और शहरी कहते हैं कि हम इस मौसम का, गर्मी की शिद्दत में, शदीद जब गर्मी होती है उसकी वजह से हम बड़े तंग होते हैं, और हमारी ये रिक्वेस्ट होती है, दुआ होती है कि हम इस पे बात करें। अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब्दुल कदीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर। आज बड़ी एनर्जी के साथ सुबह खैर राना साहब। आज क्योंकि बारिश हुई है ना, थोड़ी सी मौसम बेहतर हो गया। राना साहब, आपको पता है ना मैं आपसे कहा करती हूँ, आप तो बड़ी बुरी खबरें लेके आते हैं हमारे लिए, तो आज कराची से अच्छी खबर बताएं। अच्छी खबर ये है कि कल बारिश हो गई है, बताया तो है, जब तो इतनी खुशी का इजहार। आपकी आवाज से अंदाजा हो रहा है मुझे। महकमा मौसमियात ने 8 और 9 2 जुलाई को तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया था। 8 को तो सिर्फ आए, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, चले गए। लोग बड़े मायूस हुए, हमसे सवाल करने लगे, यार भाई कब हो गया, आप लोगों ने खबर चलाई थी, बताएं अब की बारिश क्यों नहीं हुई है। सीरी संजीदगी के साथ लोग जो है ना फोन कर करके बोले, ये क्या बात, आप लोग पहले चलाते हो बारिश होगी और फिर ये तो ऐसे ही चले गए। लेकिन कल जो है ना, शुक्र है, फिर आप जो 1-2 ऐसे लोग थे कि जिनको मैंने कहा कि भाई ये फोन करके बोला, मैं देखो हुई नहीं हुई बारिश। और एक चीज संजीदा ये है कि जाहिर है एक इम्कान जाहिर किया जाता है कि बारिश हो सकती है। लेकिन राना साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब बारिश होती है तो कराची में ज्यादा पानी आ जाता है तो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो जाते हैं। उस हवाले से भी शहर में कोई काम हुआ, शहर की जो इंतजामिया है वो कोई काम कर रही है? क्योंकि कराची में जब भी बारिश होती है तो एक सैलाब जैसा मंजर हमें नजर आता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, और अभी भी माजी की तरह ऐसा ही हुआ। कल कोई ज्यादा तेज बारिश नहीं आई, मतलब कोई इतनी कोई हैवी रेन नहीं है, लेकिन चलो ये कि मौसम बेहतर हो गया, इस कदर हुई है। लेकिन सड़कें जो हैं वही जो टूटी हुई सड़कें हैं, या शारा फैसल जो कराची की सबसे बेहतरीन सड़क है, उसके ऊपर इतनी जगह जगह जो है पानी खड़ा रहता है। वो बनाई पता नहीं किस अंदाज से है, कौन सी इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है, और दावे भी उसी पे किए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी सड़कें हैं वहां तो मतलब राना साहब, यू आर बीइंग वेरी फनी व्हेन यू सेड कि पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है। हाँ इंजीनियरिंग, हाँ ये तो मतलब कुछ टेक्निक तो यूज करें ना भाई। मतलब इतना दावा करते हैं आप लोग, भाई हमने शारे फैसल को ये कर दिया, फिर पानी सबसे ज्यादा जो है ना मसला उस शारे फैसल का ही होता है। और फिर दूसरी सड़कें हैं, साइड के इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, वहां पे जो है ना पानी अभी तक नहीं खड़ा हुआ है, नहीं निकाला जा सका। और दावा वही माजी में भी इसी तरह होता है, और अभी भी वही हुआ है। मेयर कराची साहब निकले हुए हैं भाई, दौरे पे निकले हुए हैं, अमला खड़ा हुआ है। लेकिन बारिश होती है तो निमरा इनको फोटो सेशन जरूर याद आ जाता है। फोटो सेशन, हाँ बिल्कुल, वो ये कहेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है राना साहब के जब आप उनसे पूछे ना कि बारिश होती है तो हमारे पास सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम नहीं है या बाकी कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है ड्रेन करने के लिए पानी को सारा कुछ, तो वो ये कह देंगे कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। हम लोगों की तो अच्छी कारकर्दगी है कि हमने 24-25 घंटे के अंदर उसको निकाल दिया।
मतलब आप अंदाजा लगाएं इनकी दिमागों का। 24-25 घंटे में नहीं निकलता। नहीं तो अगर तेज बारिश होती है ना, तो बाद इलाके से महीनों पानी नहीं निकलता, वाकई में महीनों। अच्छा। तो मतलब ऐसी, हाँ आप देखिएगा आज अभी जब भी तेज बारिश आएंगी ना, आप देखिएगा ऐसे इलाके हैं। ये वैसे कौन से इलाके हैं? ज्यादातर इलाके जो भी हमने गिने भी हैं। मतलब ये कोई मखसूस इलाका नहीं है, कराची के हर इलाके में। मतलब इस तरह है कि कोई सड़क टूटी है, वहां खड़ा रहेगा पानी, वो खुद ही आबी बुखारात बन के उड़ जाएगा, लेकिन उसको कोई निकालने वाला नहीं होगा। और फिर वो सड़क वो टूटती चली जाएगी उस पानी खड़े होने की वजह से। कहीं भी मतलब गली में या जहां भी है, ये कोई एक मखसूस इलाका नहीं, बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन ये जो इलाके हैं, साइड एरियाज होते हैं, जिस तरह मच्छर कॉलोनी हो गया, बैंस कॉलोनी हो गया, वहां पे तो कोई पूछ पड़ती थी नहीं होगी राणा साहब? हाँ, तो ये जो कच्चे इलाके खास तौर पे, वो तो इंतहाई ज्यादा मतलब उनको मुश्किलात का, एक तो बिजली फिर चली जाती है बारिश जब बरसती है, कि इलेक्ट्रिक का निजाम भी ऐसा ही है। और वो कल भी ऐसे ही हुआ, कोई 200-250 के करीब जो है फीडर ट्रिप हुए काफी इलाकों में। बिजली मतलब जो है कोई 15-10-10 12-12 घंटे के बाद जो है जाके बहाल हुई है। और फिर लोड शेडिंग का सिलसिला तो जारी रखे हुए वो तो। राणा साहब ये बताइए कि स्टिल इतनी ज़्यादा मुश्किलात, जिस तरह निम्रा ने भी बात की, आप भी बात कर रहे हैं कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। 24 घंटे में हम पानी निकालते हैं, कुछ एरिया से महीना महीना पानी नहीं निकलता, लेकिन फैमिलीज तो इंजॉयमेंट करती होंगी, साहिल समुंदर की तरफ जाती होंगी। और कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज का रश बन जाता है? बिल्कुल, कराची के शहरी जो है जब बारिशें होती हैं अपने घरों में भी इंजॉय करते हैं, और फिर जाहिर है साहिल समंदर है और पार्क है, मुख्तलिफ सफारी पार्क है, और काफी सारी चीजें हैं जो जहां पर लोग अपना रुख करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन बारिशों में सफर करना भी मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक का जिस तरह से अब इसके साथ जोड़ना पड़ेगा मुझे। जाहिर है अल्लाह की रहमत होती है बारिश, लेकिन जैसी बारिश बरसती है तो फिर ट्रैफिक का इशू भी बड़ा सर उठा लेता है। चलें, ठीक हो गया। राना कदीर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। चले कंक्लूड, पता है हमें कि मसाइल है, लेकिन अच्छे नोट पे कर देते हैं कि मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है और लोग सारे समुद्र की तरफ जा रहे हैं, समुद्र पट्टी के लोग समुद्र की तरफ जा रहे हैं, समुद्र की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद लोग मारगला हिल्स की तरफ जाएंगे, और लाहौर के लोग जो है वो मेरा ख्याल है निम्रा मौसम बहुत अच्छा है। आप जल्दी से कुछ कीजिए, जल्दी से कुछ कीजिए, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू शो। अब बात करते हैं मुल्क की सियासत की, तो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे बयानात हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 3 माह की रियायत मिलेगी, और वज़ीर आज़म हमें वही सबक पढ़ाते हुए नजर आते हैं कि IMF के 3 साला प्रोग्राम करने जा रहे हैं और घरेलू सार्फिन को 200 यूनिट तक 3 माह के लिए रियायत मिलेगी। लेकिन हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अदालती मामलात को, जो अदालत में मामलात चल रहे हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, उसके हवाले से बात होगी। फिर हम और भी केसेस के हवाले से बात करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उसमें 50 अरब रुपए से 92% जो सार्फिन है उनको रिलीफ दिया गया। और अगर सदर मुमलिकत की बात की जाए निम्रा, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त इस मुस्तकबिल को समझ नहीं पा रहे। ये जरदारी साहब आज थोड़ा सा दोस्तों के हवाले से भी हमें परेशान नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि छोटे काश्तकारों पे टैक्स बिल्कुल ना लगाएं, लेकिन बड़े काश्तकारों पे आपको टैक्स लगाने चाहिए, और क्योंकि ये IMF की शर्त है। ऐसे घुटने टेके हुए आप लोगों ने IMF के सामने, अपने पैसे निकाले सारे जो अवाम के हैं, टैक्सेस वगैरह से जमा हुए हैं, वो अवाम पे वापस लगाएं, तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा बेटर हो रही हूँ, क्योंकि बनता है, आई थिंक नहीं बल्कि आई एम सर्टेन अबाउट इट कि हमारा ये कड़वा होना यहाँ पे बनता है, क्योंकि जो हुक्मरानों ने हमारे मुल्क की हालत कर दी और हमारी मईशत के साथ जो कर दिया है IMF के नाम पे, ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक तो जुल्म ये कि अवाम का पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, और उसके ऊपर भी फिर IMF के नाम पे मजीद अवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है। आमिर मतीन हमारे साथ मौजूद है इस सब को, तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद है सब करने के लिए। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। वी होप सो कि इस्लामाबाद का अच्छा सा मौसम आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये बताइएगा कि ये जो हमारी हुकूमतें हमारे साथ कर रही हैं वो जस्टिफाइड है, और उसके बाद फिर ये जो
डेली बेसिस पर हम कोई ना कोई नई चीज देखते हैं। कल हमने सर्वेलेंस से मुतालिक एक नई चीज देख ली। अब पीटीआई की बात करें तो इद्दत केस में बेशक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लास्ट केस होगा, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल मजीद 3 केसेस में जो बुरी जमानत थी उसको मुस्तरद की है। सो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पहला तो आपने जो पूछा था ना, ये जस्टिफाइड है जो हमारी हुकूमतें हमारे साथ कर रही है, तो ये जस्टिफाइड है इसलिए कि ये हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आजाद कश्मीर में हुआ ये कि मुजाहिरे हुए, ठीक ठाक बड़े मुजाहिरे थे, और उसके बाद उनकी बिजली का रेट उनको ठीक मिल गया। तो जो हमारे साथ हो रहा है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि हम उसके बाद शोर करते, वावेला करते, ये किस नौइयत का होता है ये आपने देख लिया है। तो ये होगा हमारे साथ। बात ये है कि इस मुल्क में इस वक्त एक ऐसा शख्स जिसकी आमदनी शायद 30,000 रुपए होगी, उसका 40-50 हजार रुपए का बिल आ रहा है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी आमदनी 18 लाख रुपए हो तो उसको 2,000 यूनिट फ्री है, जिसकी आमदनी 12-15 लाख रुपए हो उसको 2,000 यूनिट फ्री है। ये मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूँ। सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आप किसी चीफ सेक्रेटरी की, आर्मी चीफ की, किसी बड़े जनरल की बात करें, तो उन लोगों को यूनिट फ्री हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 5-6 लाख रुपए के आसपास मौजूद हैं। फिर उसके बाद वापदा के मुलाजमीन के लिए अभी कुछ दिन पहले फैसला हुआ था कि इन लोगों को जो यूनिट्स फ्री मिलते हैं वो फ्री यूनिट्स बंद करके इनको एक सर्टेन लेवल पर कैश दिया जाए, और वो कैश शुरू हो रहा था 15,000 से 70,000 के आसपास तक। फिर उसके बाद जो उससे नीचे वापदा के मुलाजमीन हैं उनके बिजली के बिल हमने देखे हुए हैं, वो बिल जो है वो चंद 100 रुपए में आते हैं। तो ये अगर होते मुस्तहिकीन की फहरिस्त में, ये अगर होते उस फहरिस्त में कि इनको कुछ देना हम पर वाजिब है, फिर तो इन लोगों को बिजली फ्री दे दी जाती। लेकिन वो लोग जिनको वाकईतन आप मुस्तहिकीन की फहरिस्त में खड़ा कर सकते हैं, उनको हम 70-70 हजार रुपए के, 60-60 हजार रुपए के बिजली के बिल दे रहे हैं। तो जस्टिफाइड है जो हमारे साथ हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि जरदारी साहब का बयान या शहबाज शरीफ साहब का बयान या 3 महीने की रियायत, ये वो लोग हैं जो कहते थे 138 रुपए का 3 लीटर पेट्रोल कौन खरीदेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 18 रुपए का, 16 रुपए का बिजली का बिल महंगा लगता था। ये वो लोग हैं जो ऐवान में खड़े होकर कहते थे उठाकर फेंक दो, फाड़ कर फेंक दो पीटीआईएमएफ डील को। तो हम कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, नई डील करो। ये खुद यही तो मसला है कि ओपोजिशन में आप कुछ और होते हैं और हुकूमत में कुछ और होते हैं, और ये सिर्फ पीएमएलएन या पीपीपी की बात नहीं है, पीटीआई भी ऐसे ही थी। यही तो मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप जब आप आए थे तो आप आए थे तमाम चीजें ठीक कर दें, सवा सत्यानाश आपने करके रख दिया है। तो इस मुल्क में कैलकुलेशन की जाए और ये जितने फ्री यूनिट्स वाले लोग हैं उनसे फिर एक सवालनामा भरवाया जाए कि भाई साहब जायदादें बताइए, आपके गोशवारों से निकालते, और उसके बाद बताइए कि ये क्यों मिलना चाहिए आपको, और जितने आपने अब तक ले लिए इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर, वो भी वापस कीजिए। इस मुल्क के साथ मजाक है कि हम किसी रोती हुई माँ को देख रहे होते हैं, वो बता रही होती है मेरे 8,000 रुपए पेंशन के आते और मेरा 30,000 रुपए का बिजली का बिल आता है। मैं उस 8,000 रुपए पेंशन के अलावा घरों के लोगों के बर्तन साफ करती हूँ और उनके काम करती हूँ, फिर जाके मैं अपना किचन चलाती हूँ। अब मेरा 30,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। तो इस मुल्क में एक मजाक बनाया हुआ है और हमेशा से बनाया हुआ लोगों ने। तो कहीं किसी जगह आकर वो जो था ना श्रीलंका बनने से बचा लिया। मुझे लगता है कि ये कोशिश कर रहे होते हैं हर बार कि अच्छा अब भी नहीं बना श्रीलंका। ये लोग अब भी वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेकर जाओ और पुल के ऊपर 2 बंदे खड़े करो, छित्तर मारने वाले 2 बंदे खड़े करो, वरना अभी हमें देर हो रही है, छित्तर एक बंदा मार रहा है। तो अवाम भी वो अवाम है। लेकिन तारिक साहब, सितम ज़रीफ़ी तो ये है ना कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी अपोजिशन में होता है वो अच्छी बातें करता है, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आता है तो वो उसी रविश पे होता है। कोई लॉन्ग टर्म प्लान नज़र नहीं आ रहा, कोई इस तरह का प्लान नज़र नहीं आ रहा है कि जहाँ पे हमें रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। अभी अगर जरदारी साहब की स्टेटमेंट देखें कि मैं कहता हूँ ज़राअत पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन छोटे काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, बड़ों पर टैक्स लगाना हमारी मजबूरी है IMF की वजह से। मतलब कोई प्लान तो नहीं है, बस IMF का डंडा है और वो डंडा चल रहा है। अच्छा नहीं, ये जो हम कहते हैं ना IMF का डंडा है और वो डंडा चल रहा है,
तो उसमें भी जिस तरह की हरकतें ये हुकूमतें और हमारे बाबू करते ब्यूरोक्रेसी के, अभी भी IMF ने कहा कि आप अपने गोशवारे वगैरह तमाम चीजें डिक्लेयर कीजिए, तो ब्यूरोक्रेसी ने मना कर दिया। हमारे यहाँ उसके बाद हुकूमतें खुद मना करती हैं, जजेस के लिए, जर्नैलों के लिए हुकूमतें मना करती है ऐवान से, ब्यूरोक्रेसी के बाबू मना कर देते कि हम नहीं देंगे, हमारे मामलात में मुदाखलत। उनको तो एग्जाम्पशन दी गई है। तारिक, अभी के जो बजट की हम बात करें तो उनके लिए क्या क्या नहीं किया गया, वो तो हम बात ही ना करें, उसको तो खैर इग्नोर ही करना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि बड़ा ही गुस्सा आ जाता है जब उसकी बात भी की जाती है। ये बताएं तारिक कि इद्दत में निकाह केस का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उसको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट केस फॉर इमरान खान, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस। कल ही जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के 3 केसेस जो हैं उसमें अबूरी जमानत को मुस्तरद किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि मजीद इन केसेस में फिर गिरफ्तारी वगैरह डलेगी एंड ही इज गोइंग टू बी इन द जेल? देखिए, इमरान खान साहब को जेल में रखने की जो दिली ख्वाहिश है, वो एहसन इकबाल साहब हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, ये बार बार टेलीविजन पे बता चुके, और इस सिलसिले में क्या क्या किया जाएगा इसके इशारे वो दे चुके थे। अब उन इशारों पे अमल दरामद हो रहा है। यही शहबाज शरीफ साहब थे, इनको अगर पेश नहीं किया जाता था तो अदालतें सुपरिटेंडेंट को नोटिस करके बुलाती थी, और इसी इमरान खान को आप अदालतों में पेश नहीं कर रहे, और जब पेश नहीं करते तो उसकी बुनियाद पर जमानत मुस्तरद होती है, और फिर उसके बाद आप कहते हैं देखो इमरान खान की जमानत मुस्तरद हो गई। ये जमानत इमरान खान की, इमरान खान पेश नहीं होता, इमरान खान को पेश करने के लिए खुद आना होगा, वो रियासत के पास है, रियासत पेश करेगी इमरान खान को। आप वैसे भी पेश ना करें, आप वीडियो लिंक पर पेश कर दें, ये वकला ने कह दिया। अदालतों ने खुद उसको मना किया, और मना करने के बाद उसी शख्स की जमानत मुस्तरद कर दी। तो जिन बुनियादों पर अदालत कह रही है कि हम पेश नहीं कर सकते, और वही अदालत पेश ना करने पर जमानत मुस्तरद कर रही है, तो ये तो एक ऐसा खेल है जिसमें मुझे सब साथ साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इद्दत निकाह केस की भी बात की जाए तो डिलेइंग टैक्टिक्स तो खावर मानेका की जानिब से नजर आती है। इसी तरह अगर मखसूस नशिस्तों की बात, खावर फरीद मानेका ने कहा कि मुहर्रमुल हराम का एहतराम है, और इस एहतराम में अभी इंसाफ का फैसला नहीं सुना सकते, और उस एहतराम की बात करने वाला, या मैं अपनी बेटियों को नहीं बता रहा था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की तलाक हो गई है एहतराम में, और उस एहतराम की बात करने वाला जो है वो साइकिल्स को टेलीविजन पे बैठ के डिस्कस कर रहा था, और साइकिल्स का डिस्कशन हम अपने सरकारी टीवी के साथ साथ तमाम टीवी चैनल्स को दिखा रहे थे। तो जब ये इस जगह आ गए हम, और वो आदमी उसी मुंह से फिर अदालत में कह रहा है कि मुहर्रम का एहतराम है, ठीक हो गया। ये बातें अदालतें सुन रही हैं। अच्छा तारिक, ये भी बताएं कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज हो चुका है, आपको क्या लग रहा है क्या फैसला आएगा? देखिए, इस केस का फैसला जो है, जो भी आए, मैं हमेशा से कहता हूं कि इस केस के फैसले के मुमकिन बेनिफिशियरी जो शख्सियत है, वो शख्सियत इस केस को सुन रही थी। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अदालत जिसका काम इंसाफ देना है, उसकी तरफ से ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि जो शख्स इसका बेनिफिशियरी बनेगा, वो शख्स खुद इस केस को सुन रहा था, अपनी सरबराही में सुन रहा था, और ये नजर आ रहा है। हमारे कहते 3 सवाल है भाई, 5 सवालात हैं कि जो पॉसिबिलिटीज है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, पीटीआई को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को, गनीमत के तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, खाली रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती, या फिर जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग पे हुआ था, वक्त को वापस ले जाया जाए, तो वक्त को वापस ले जाया जाए, और इन लोगों को दोबारा 3 दिन दिए जाएं कि अब आप लोग ये फैसला कीजिए कि क्या ज्वाइन करना है बतौर। लेकिन तारिक साहब, 2019 का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था, उसके बाद जो फाटा का इंजमाम हुआ, बाप पार्टी को 3 नशिस्तें मिली और उनको एक मखसूस नशिस्त भी अलॉट हुई। वहाँ पे तो सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थी, पार्लिमानी जमात को तो नहीं की गई थी। केस यहाँ पे तो वीक नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन का और गवर्नमेंट का। बाप का मुकाबला धुतकारे हुओं से नहीं किया जाता ना, आप क्या कर रहे हैं? बाप का मुकाबला धुतकारे हुओं से नहीं करते। उस केस में हो गया था कमाल कमाल। इस केस में आप देख लीजिए कि हमें जो है वो अदालत ये कहती हुई नजर आ रही है, मतलब बताया जा रहा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तहत नहीं हो सकता, और ये बार बार जिद होकर, नाराज होकर, उलझ कर कहा जाता है किया जा सकता है। तो वहां पर अब तो जज साहिबान से पूछ रहे हैं कि बताइए तो सही कहाँ किया जा सकता है। सही। अच्छा, इसके अलावा भी बाकी केसेस की अगर बात की जाए,
या फिर इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है हमारे सदर ने। इस बिल में आपको क्या लगता है, क्या अहम पहलू है और ये कैसे असरअंदाज होगा, क्या क्या चेंजेस इसकी वजह से आपको नजर आते हैं? आपको नैब कानून याद है, उसमें एक बात बड़ी कंक्लूसिव की गई थी कि जिन लोगों पर केसेस हैं, यानी जो मुल्जिम हैं, वो कानून बना रहे हैं और वो अपने फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। यस। जहां जिन लोगों पर धांधली का इल्जाम है, वो ये तय कर रहे हैं कि धांधली को बचाना कैसे है। वो जिन पर ये इल्जाम है कि आप लोगों ने ये सीटें चोरी की हुई हैं, वो ये तय करेंगे कि अब इस चोरी का फैसला कौन करेगा। तो अब वो तय करके बैठ गए हैं। अब आप भेजेंगे इनको रिटायर्ड जज साहिबान के ट्राइब्यूनल में और वहां पर फैसले लेंगे। तो ये जो फॉर्म 45, फॉर्म 46 जो पूरा वेबसाइट भरी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और अब भी मरियम के हलके के अंदर फॉर्म 45 की जगह फोल्डर में फॉर्म 46 पड़ा हुआ है। मतलब ये इस तरह से अवामी शऊर की तौहीन की जाती है कि जैसे ये तो पता नहीं क्या है, इनको जो चाहे दे दो, इनको पता ही नहीं है वेबसाइट के अंदर। हमारे मुल्क में कभी लोगों को पता ही नहीं था फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या होता है। और अब अवाम की बात कर रहे हैं, आपके चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि फॉर्म 47 क्या होता है, कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या होता है। Yes. वो अब भी पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, ये क्या, वो लेकिन समाअत कर रहे हैं, ये केस क्यों सितम साथ ज़रीफी है पूछ ना रहे हैं? तारिक साहब के आपके जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनको तो पता है कि फॉर्म 45 क्या होता है, जीतने वाले जमा नहीं करवा रहे ना, ये भी तो एक सितम ज़रीफी है। देखिए बात ये है कि जीतने वालों ने करवा दिया, हारने वाले नहीं करवा दिया। नहीं, वो जीतने वालों की जो ना जीतने वालों को जुर्माना हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक फॉर्म है। 47 को उनकी बात करें। जी जी। अच्छा, वो असल वाले की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो ऐसे बात ये कि जब आपको पीछे से थपकी मिल रही हो ना कि हम आपके साथ हैं, तो उस थपकी की बुनियाद पर ये हो जाता है कि ठीक है, नहीं जमा करवा रहा, देख लेंगे। अभी फॉर्म 45 बदला था, अब ये भी बदलेगा, ये जो ट्राइब्यूनल है ये भी बदलेगा। और आप देखिए कि ये फैसला जो है जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से फैसला हो जाएगा कि पूरे मुल्क में क्या हुआ था। 17 सीटों पर हुकूमत है। ये कराची में जो मैंने तमाम लोगों के, जो सिर्फ जीत के दावेदार हैं उनके नहीं, लब्बैक वालों के, जमात इस्लामी वालों के फॉर्म 45 देखे हुए हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि ये हुकूमत कैसे बनी हुई है। ये हुकूमत असल में लोगों पर मुसल्लत शुदा हुकूमत है। इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है। जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं हो ना, उसका सख्त फैसला लोग क्यों कबूल करें। जिसको उन्होंने मैंडेट दिया है कि अब कुछ करोगे, उसका तो शायद सख्त फैसला लोग कबूल कर भी लेंगे। इनका फैसला क्यों कबूल करें लोग। लेकिन तारिक साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, मखसूस नशिस्तों की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कंपैरेटिवली तमाम तरह फॉर्म्स को देखा जाएगा और फिर ईएमएस की अगर बात की जाए तो ईएमएस से भी रिकॉर्ड मंगवाए गए, तो फिर तो मामलात बहुत ज्यादा बिखरते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स वाला खेल है ना, वो खेल खेला जा रहा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कुछ ना कुछ आपको मैनेजमेंट होती हुई नजर आएगी। अभी ये काम टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो कवानीन में लिखा हुआ है, उसमें ये 15 दिन में मुकम्मल होने का काम था, तमाम का तमाम। अब भी 3-4 जुलाई की खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने गूगल ड्राइव के उन फॉर्म्स में मॉडिफिकेशंस की है, उनमें मजीद चीजें अपलोड की हैं, उनमें मवाद ठूंसा है। तो ये जो मवाद ठूंसने का काम है ये बढ़ेगा, ये चीजें हो रही हैं और इनको अदालतों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा। इस तमाम बहस के दरमियान हम एक सवाल भूल कर बैठे हुए। एक शख्स सामने आया था, उसने कहा था मुझे चौक पे फांसी दे देना। मैं भी इन्वॉल्व था और फिर उसने इस मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक का नाम लेके, जिन्होंने पूछा फॉर्म क्या होता है, उनका भी नाम लेके कहा था, वो भी इन्वॉल्व थे। वो शख्स कहाँ है? इस मुल्क का सिस्टम पूछ ही नहीं रहा कि चट्ठा कहाँ है, और वो चट्ठा गायब है। तो इतना बड़ा मजाक हमने किया हुआ है ऐसे और ही ये मजाक हमें लगता है कि ये अवाम जो तारिक है, साहब, एक और मजाक भी हुआ है कल। मैंने तो सोच लिया है कि इस सारे माहौल को अपनी नजर में रखते हुए कि खत की जानिब चले जाना चाहिए। आइंदा से मैं मैसेजेस वगैरह, कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रही, बस खत खताबत वाले दौर की तरफ चली जाऊंगी। किसी से मुलाकात करनी होगी तो नहर वाले पुल पे बुला के मुलाकात कर लूंगी। आपने क्या सोचा है? देखिए बात यह है कि अब हमने इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने बड़ा डिफेंड किया था कि हाँ अगर वो करते तो नजर रखने के लिए करते, बिल्कुल ठीक करते। तो पहले डिफेंस था, अब तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा परमिशन दे दी है। अच्छा, परमिशन भी ऐसे दी है जैसे नहीं, इससे पहले कभी हो नहीं रहा था। जो हो रहा था उसको एक लीगल कवर दे दिया है।
वो लीगल कवर देकर अब ये दावा है कि हम चैलेंज करेंगे। मुझे लगता है देखना पड़ेगा चैलेंज कैसे करते। वो एक चैलेंज की तरह होता है या एक फुसफुसा सा चैलेंज होता है। क्योंकि मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है अब तक इन लोगों से। तो ये बेचारे मातूब थे तो अब उसके बाद जरा सा बिलबिला लेते हैं, जरा सी आवाज उठा लेते हैं और ये उस आवाज को एक नारा बस्ताना समझते। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, वैसे तारिक की जरूरत क्या पड़ रही है इतनी खास ये गवर्नमेंट को ये सब करने की? ये अदालत पूछ रही है तो अब एक लीगल कवर दिया है और अदालत पूछे या ना पूछे ये तो सिलसिला हमेशा से है। इतना है कि बस अब आप ये कर ही दीजिए तो वो भी हो गया। बाकी ये ना होता जरूरत क्या थी? मतलब हमारे यहाँ क्या ये हमेशा से नहीं हो रहा था? क्या वज़ीर आज़म से नहीं हो रहा था? वज़रा से, आम शहरियों से, बड़े बड़े ओहदेदारों से नहीं हो रहा था? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं कहती थी कि ये दीवारें सुनती हैं? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिनों में? सर वो तो मरियम बीबी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती रही कि मेरी और परवेज रशीद की आपने बातें क्यों लीक की। हाँ, वैसे वो बता रही थी कि ये हम दोनों की जाती गुफ्तगू थी जिसमें वो हुकूमत के खिलाफ अपनाया जाने वाला मौक़िफ़ बता रही थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जाती गुफ्तगू वो होती है जिसमें 600 रुपए के सूट का रंग क्या हो या 600 रुपए का सूट जो है वो कौन सी दुकान से लिया जाए, ये बताया जा सकता था। लेकिन जाती गुफ्तगू में भी हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव क्या होना चाहिए ये डिस्कस हो रहा था और वो कह रही थी कि हमारी जाती गुफ्तगू फिर भी नहीं होनी चाहिए रिकॉर्डिंग। बिल्कुल ऐसी है। तारिक, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी सबकी सोच, इसलिए आपने देखते रहना सबकी सोच। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो कल से हेडलाइंस बना हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया है। ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल्स के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा और एजेंसी का नामजद किए गए अफसरान जो कि 18 ग्रेड से ज़्यादा होंगे वो फ़ोन कॉल में मुदाखलत भी कर सकते हैं, इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी हो ज़राए का ये बताना है कि एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत किया, जो अभी हसनैन ने सारा एक्सप्लेन किया। ये सेक्शन 54 है। मजीद इस सर्वेलेंस के हवाले से कुछ हमने रिसर्च भी किया और कानूनी पहलू जो इसके हैं वो भी हम जानेंगे। पहले आई थिंक हम बढ़ते हैं कि जो थोड़ी बहुत हमने रिसर्च की है उसकी जानिब। जो रिसर्च हमने की वो क्या है हसनैन? सर्वेलेंस के डिफेंस के बारे में भी अगर थोड़ा सा आपको बताती चलूँ तो सर्वेलेंस डिफेंस ये एक डिजिटल हिफाजती गाइड है जो कि आपको बताती है कि ऑनलाइन जासूसी से अपने ज़ाती खदशात की किस तरह तशखीस करनी है और अपने आप को किस तरह बचाना है, ये भी एक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सिस्टम पहले से आ रहा था लिम्स के हवाले से भी आपको बताते चलें कि लिम्स क्या है और ये आपकी सर्वेलेंस सिस्टम के हवाले से ये आपकी उन लोगों से हिफाजत में मदद देती है जो आपके राज जानना चाहते हैं। उसके बाद लिम्स के तरीकाकार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो सर्वेलेंस सिस्टम है इनमें छोटे जराइम पेशा अफराद या कौमी रियासतें मुलव्विस हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए लिम्स क्या है, दरख्वास्त और लिम्स के जरिए कानूनी कार्रवाई, कानूनी इदारा दरख्वास्त देता है कि कस्टमर के डाटा को ट्रैक और ट्रेस किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है और दरख्वास्त को लिम्स के जरिए खुदकार तरीके से प्रोसेस किया जाता है। लिम्स टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़ा होता है ताकि SMS और कॉल डेटा जैसे डेटा तक रसाई हासिल की जा सके। अब अगर बात की जाए अदलिया के दस्तावेजात के मुताबिक लिम्स एजेंसीज को वॉइस कॉल्स को सुनने, SMS पैगामात को पढ़ने, सारिफीन की डिवाइसेस से ऑडियो और वीडियो मवाद तक रसाई हासिल करने और वेब पेजेस की तफसीलात का जायजा लेने की सहूलत फराहम करता है। इसमें कुछ कानूनी एतराज़ात भी हसनैन वो जी हाँ, कानूनी एतराज़ात और मसाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि लिम्स की इंस्टॉलेशन गैर कानूनी है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हुए एजेंसियों को जासूसी में मुल्जिम करार दिया गया है।
ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इनिशियल फैसला था। बिल्कुल और जी। तज्जियाकार और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक लिम्स ने सार्फिन की प्राइवेसी को बड़ी हद तक एक्सपोज किया है। ट्रू दैट। अच्छा, कुछ रेगुलेटरी अहकामात भी हैं। पीटीए के कदीम दस्तावेजात में टेलीकॉम कंपनीज को कानूनी बातचीत के लिए अहकामात फराहम किए गए थे, मगर इसमें एजेंसी की तफसीलात मौसूल नहीं की गई थी। अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए ये मसला दरपेश क्यों आया, ये मसला बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की दरख्वास्तों के बाद सामने आया, जो लीक शुदा फोन कॉल्स के बारे में था। ये केस आपको याद होगा कि ये चल रहा था और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, खैर वो एक लंबी डिस्कशन है और इसके नतीजे में फिर ये हुआ कि अदलिया ने पीटीए के अफसरान को हिदायत दी कि वो 4 सितंबर तक अदालत में जवाब दें और फिर हाजिर हों। अब पीटीए की कानूनी इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, गलत बयानी के बारे में अगर आपको बताएं तो पीटीए ने लीगल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि लिम्स को गलत तरीके से पेश किया है, जिससे 4 मिलियन शहरियों की मुकालमात की निगरानी और ऑडियो और वीडियो डेटा तक रसाई मुमकिन हुई बगैर किसी कानूनी इजाजत के। एंड बाय द वे, ये जो 4 मिलियन मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये एट अ टाइम है। जी हाँ, और मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी MMFD ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 और इसकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2017 पैका, ये 2 अहम कानूनी आलात थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और कानूनी तरीकाकार की वजाहत करते हैं ये जो दोनों हमने आपको बताया। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट और पीका दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि तफ्तीशी अथॉरिटी अदालती इजाज़त मिलने के बाद ही ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इस तरह की निगरानी लामहदूद मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती। अब 8 जुलाई को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ोन टेपिंग की इजाज़त के हवाले से आपको कुछ अपडेट करते चलें। वफाकी हुकूमत ने कौमी सिक्योरिटी और जुर्म की रोकथाम के लिए ISI को फोन टेपिंग की इजाजत दे दी है। इस इजाजत को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत जो है वो जारी किया गया। हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया। वजारत इत्तलात टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने इस बाबत गज़ट नोटिफिकेशन जो जारी किया उसमें मुकर्रर किया है कि इस काम के लिए 18 ग्रेड से ऊपर का अफसर जो है मुकर्रर किया जाएगा, जो कि कॉल्स, पैगामात और टेलीकम्युनिकेशन की दीगर मवासलात की तलाश के इख्तियार उनको दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? पिछले महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग के किसी भी एक्शन को गैर कानूनी करार दिया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। इसके अलावा अगर आपको बताते चले तो जस्टिस बाबर सत्तार ने प्रेसिडेंट की हिदायत के दौरान पेश की गई पटिशंस की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल मुनव्वर डोगल ने कोर्ट को वजारत दाखिला के एक मयारी तरीका अमल कायम करने की इत्तला दी। और सेक्शन 54 हमने पहले वैसे एक्सप्लेन किया, बट अगेन सेक्शन 54 के तहत वफाकी हुकूमत को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फोन कॉल्स और पैगामात की निगरानी की इजाजत है। और इसी अम्ब्रेला को यूज करते हुए सेक्शन 54 को कल हुकूमत ने ये एक बड़ा कदम लिया है। जमान मुगल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है इस पर मजीद अपडेट करने के लिए। जमान, बताइएगा कल ये जो हुआ ये क्या हुआ, क्यों हुआ? जी बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था और सुनाया जा रहा था, गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत ने कैबिनेट के जरिए ये सर्कुलेशन की, समरी की और समरी की सर्कुलेशन के बाद उसकी बाकायदा मंजूरी करवाई है। और ISI को जो बाकायदा इख्तियार दिया गया है कि उसके जो एक्ट 1996 है उसके सेक्शन 54 के तहत ये इख्तियार दिया गया है। और हैरान कुन बात यह है कि ये इख्तियार देने से पहले जब ये केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में चल रहा था तो वहां पे बारहा ये सवाल उठाया गया कि आखिर ये रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, तो जिस पर कोई भी इदारा और ना ही कोई गवर्नमेंट के जो वकील है वो कोई खातर खा जो है वो जवाब दे सके थे। और मुझे ये लगता है कि अदालत जो है वो जरूर इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इससे पहले जितनी रिकॉर्डिंग हुई है उसकी कानूनी हैसियत थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो वो कौन लोग कर रहे थे, और डिग्निटीज की जो रिकॉर्डिंग मीडिया के ऊपर आती थी और जो नशर हो जाती थी उसका जिम्मेदार कौन है। मुगल साहब, अब तो ये कानून बन गया तो इसको कोई चैलेंज करते हुए आप देख रहे हैं चैलेंज होता हुआ? जी बिल्कुल, ये कानून लाजमन चैलेंज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता। एक कानून तो बन जाता है लेकिन स्कोर सेटल करने के लिए लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रेड 18 या उसके ऊपर का अफसर जब इस तरह की रिकॉर्डिंग जो है वो करेगा या उसको कॉल ट्रेस करेगा, तो जब भी कोई हुकूमतें आती हैं और इदारे जो है वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए इस तरह के जो है वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और इससे ना सिर्फ जॉब्स तबाह हो सकती है, इवन जो पॉलिटिशियन है उनकी जाती जिंदगी मुतासर हो सकती है और हर शख्स की जिंदगी मुतासर हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो ना होने के बराबर है।
चेक एंड बैलेंस तो किसी का भी है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जमान, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, इसका लीगल एस्पेक्ट को हम इन डेप्थ जानना चाह रहे थे। हमें ज्वाइन किया जी स्टूडियो में नवीद मलिक साहब ने, साथ ही रियासत अली आज़ाद साहब ने। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नवीद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, एम आई राइट? जी बिल्कुल। देखें, ये कानून तो खैर पहले का था, लेकिन अब अगर जो उसमें अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 54 में, इसके पीछे देखने की ज़रूरत है कि नीयत क्या है। देखिए, ये कानून तो पहले भी इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितनी भी ये चीज़ें की गई हैं वो सारी गैर कानूनी थी। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले भी डिसीजन मौजूद है और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इसको चैलेंज किया जाएगा। बल्कि कल किसी रहनुमा ने ऐलान भी किया है कि हम इस कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। इससे लोगों की प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होगी, और ख़ास तौर पे अगर इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया कि इसके ज़रिए से अदालत के जजेस की निगरानी करनी है या सियासतदानों की निगरानी करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि जैसे ज़मान मुगल साहब कह रहे थे कि हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। एक कानून बन जाता है, लेकिन उस कानून का फिर इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत किया जाए तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारा एंटी टेररिस्ट एक्ट है, वो दहशतगर्दों के लिए बनाया गया कि दहशतगर्दों को पकड़े जो मुल्क में दुश्मन सरगर्मियाँ करती हैं। उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है कि जहाँ पे कोई एहतजाज किया जाता है, एहतजाज करना आइन के तहत आपका हक है। जो भी FIR रजिस्टर्ड होती है उसमें 780 दहशतगर्दी की होती है, yes. उसमें 780 लगा दिया। क्यों लगा दिया जाता है कि ताकि अगले बंदे को सबक दिया जा सके, वो कुछ अर्सा जेल में रहे, बेचारे लोग ATC जाके थक जाते। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अगर गलत किया गया तो फिर तो लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब करता है, और ये वाकई ही फंडामेंटल राइट्स के लिए। वैसे साहब, आपकी तरफ अगर आऊँ तो आप ये बताइएगा कि फ़ोन कॉल्स हो गई, उसके बाद मैसेजेस हो गए, ये कौमी सलामती के लिए किस तरह इनको रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या कुछ खतरात हैं और इसका तदारुक किस तरह किया जाएगा कि कौन सी कॉल किसी के लिए खतरा है, कौन सा मैसेज किसी के लिए खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस पे थोड़ी सी कानूनी बात करके फिर अपनी ज़ाती राय दूंगा। बात यह है कि जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर दो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है डिग्निटी ऑफ मैन और दूसरा है प्राइवेसी ऑफ होम। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब हम आ जाते हैं इस SRO की तरफ। दैट इज नॉट अ लेजिस्लेशन, दैट हैज बीन इशूड जस्ट अ SRO। Exactly. SRO is not above the Constitution of 1973, number one. Yes. Second, अगर आपने कानून साजी SRO के जरिए करनी है तो फिर आपने ये इतनी बड़ी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट एक्ट चक्कर पे आपने इतना बड़ा बोझ लाद दिया है, आप फिर घर चले जाए। अगर SRO से आपने लेजिस्लेशन करनी व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो आप उस पे लेजिस्लेशन करें। फिर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 से 28 तक दिए गए हैं, वो कानून साजी 9 की वायलेशन है, 14 ऑफ कोर्स मैं उस पे बात करता हूं। अब देखें, ये सस्टेनेबल नहीं है SRO, चूंकि ये रिपग्नेंट है विद द आर्टिकल 14। और अगर किसी और ने चैलेंज ना भी किया तो मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मैं चैलेंज करूंगा। ठीक है जी। अगली बात देखें, आपको कौन सा आइन और कानून हक देता है कि आप लोगों के मामलात में झांके? आपको इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। ये प्राइवेसी है। आपको पता है कि अब आपने इसमें लिखा बड़ा कानूनी, इन्होंने मार्का मार दिया कि 18 ग्रेड से अबव करेगा। उसको कौन बताएगा कि ये 18 वाले ने किया या नायब कासिद ने किया? वहां पे मिस यूज होगा। अब लोगों का यही काम है कि फोन कॉल, मैं कहता हूं कि उनको कोई और काम करना है। तो आपने टेलीफोन और इनका ये लोगों की ये प्राइवेसी तक जाना है। देखिए, कानून शहादत के अंदर फनी कि 18 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर, और मजे की बात है दैट इज एक्सेस ऑफ पावर सर। आपने उसको इतनी पावर दे दी, वो फिर वो 18 ग्रेड का ऑफिसर मैं इसलिए ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पहले जब ये इल्लीगल लोगों के डेटा और एक्सेस और उसकी लोकेशन लोगों के पास आती थी, उससे लोगों के अगवा होते रहे, ताइवान वसूल किए जाते रहे। तो जब आपने उसको लीगलाइज कर दिया है तो फिर कोहराम मच जाएगा मुल्क के अंदर, एक तूफान बर्पा हो जाएगा। आप उसकी सेंसिटिविटी को नहीं देख रहे, लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगी। आप क्या समझते, आपने जस्ट एक SRO कर दिया और आपने कहा कि बस नथिंग। ये इट इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
यूके और यूरोप में होता है, लेकिन वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होता है। इसी तरफ आ रही थी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपने एज ए होल पूरे 24 करोड़ के टेलीफोन टैप करने की और उसको करने की इजाजत दे दी। व्हाट दिस नॉनसेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारे वजीर कानून ने कल बड़े मजे से कहा ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये तो पूरी दुनिया में होता है, बरतानिया में ऐसे हो रहा है। तो बरतानिया की अगर आप इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन कोड ऑफ प्रैक्टिस को देखेंगे तो वहां पे कुछ मखसूस अफसरान जो है वो जाएंगे और वो अदालत से जी इजाजत के साथ, मेरा ख्याल है इसमें भी है कि वारंट के इजरा के लिए जाएंगे सर, वो वारंट के इजरा के लिए जाएंगे। तो ऐसी कोई एसआरओ में कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोर्ट का वारंट नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट एसआरओ के जरिए उन्होंने उसका जो सेक्शन है उसको मुताबिक के जी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है उसके मुताबिक उसको इजाजत दे दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कानून साजी चलेगी जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम से मुतसादम नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, ये तो अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड दैट इज रिपग्नेंट विद द आर्टिकल 14। और इसमें जस्टिस बाबर सत्तार की जो सारी हियरिंग है ऑडियो लीक केस में, आपको नजर आता है कि ये उसकी बेसिस पर हुआ है, क्योंकि जो फैसला सामने आया है दैट इज वेरी क्लियर कि भाई वो अफसर जो है वो उनके यही सवाल आते हैं ना कि वो अफसर को कौन सवाल पूछेगा, वो अफसर कौन होगा, उसको क्या जरूरत पड़ेगी। सो ये उसकी नजर में हुकूमत को करना पड़ा, शायद उसकी नजर में करना पड़ा, लेकिन इसमें एक नुकसान उनको और बहुत बड़ा होगा गवर्नमेंट को कि फिर जो पहले सारी चीजें की गई हैं उनकी क्या कानूनी हैसियत है। हाँ देखिए फिर अगर अब अगली उन्होंने कवर करने के लिए अगर इस कानून को लेके आए हैं तो फिर उससे पहले जो कोर्ट पे प्रोसीडिंग चलती रही है और जो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती रही है और जो रिकॉर्डिंग होती रही है वो फिर किस कानून के तहत थी? तो सर इस रिकॉर्डिंग के ऊपर तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मरियम बीबी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है कि मेरी और परवेज रशीद की बात आपने लीक कर दी, बहुत सारे रहनुमा यहाँ पे आए, मीडिया पे चलती रही। एग्जैक्टली आपने बताया कि जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो सारी मीडिया भी चलती रही। भुट्टो जरदारी का भी उस पे इमरान खान का भी इस पे स्टांस है, उन्होंने भी कहा हुआ है। और सब बारी-बारी हमेशा न्यूज़ कमेंट करते हैं, हम लोग तो थक गए यहाँ पे उन रूल्स को याद कर करके थोड़ी देर बाद उसकी वो आ जाती थी रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर अब जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो किस कानून के तहत क्राइटेरिया सेट नहीं किया ना इन्होंने सर। यही तो लेकिन इसमें ये है ना कि लेजिस्लेशन दो तरह की होती है, एक होती है जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा गया, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता कि जो पहले हो चुका, जिसका यानी पहले मामलात चल रहे हैं, कोई केस चल रहे हैं, कोई कार्रवाई चल रही है, उस पे इसका कोई ऐसे उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। एक यानी आज कानून साजी बनी, आज उसका लिखा गया कि ये आज से नाफिजुल अमल है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसका 2 साल पहले से चलता है, तो वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये बताइए कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है कि जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, प्रोसीजरल लॉ का जो है ना उसका हो सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून साजी एसआरओ से हुई है। एसआरओ इज नो लेजिस्लेशन। ये कौन करता है? एक एसओ करता है, सेक्शन ऑफिसर करता है। तो आपने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट बैठी लेजिस्लेशन उसका लेकिन रियाज साहब एक मेरा सवाल है, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि अमेरिका और बरतानिया की तो हम मिसाल देते हैं, लेकिन हम अब पड़ोसी मुल्क चाइना की मिसाल नहीं देते। वहां पे तो हर चीज टैब होती है और उनके पास तो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर लेट सपोज हम यहाँ पे बैठ के कोई उनके खिलाफ बात करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ, अगले 5 मिनट में वो घर के बाहर खड़े होते हैं। तो क्या उनको फॉलो कर रहे हैं हम? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस चीज के हक में कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपको कोई मतलूब है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपको वो मतलूब है, क्रिमिनल लॉज मौजूद है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसकी कोई एविडेंस है, उसकी कोई हिस्ट्री है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप उसकी भी परमिशन सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द कोर्ट आप करें। लेकिन एज अ होल पूरी कौम को देखें, मियां बीवी की कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर की किसी के साथ हो सकती है, और उसको आप लीक कर दें और कोई बंदा उसको मिसयूज कर ले, इसको कौन इंश्योर करेगा? ये इंसानी जिंदगियों का मामला है, इसको बहुत इजी और एक छोटी सी बात नहीं लेनी चाहिए। आप देखिए इन्वेस्टिगेशन करनी है ना आपने, तो आपको बहुत सारे मेथड्स आपके पास है, आप टेलीफोन पे उनके लगाते हैं। आप जैसे हमारे सीआरपीसी के अंदर 2 प्रोविजन है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें आप डायरेक्टली दस्तंदाजी ले सकते, एक नॉन कॉग्निजेबल है, उसको अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आपने करना है। आपने पहले परमिशन लेनी तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट कर। आज आपको मतलूब है किसी जैद बकर की आपको सर्विलेंस चाहिए तो आप जाए, ऐसा लॉ बनाए जिसके अंदर शहरियों के हकूक महफूज हों।
आप जाए उसकी परमिशन लें, कोर्ट देखे मुनासिब समझ दी कि यस दिस इज सफिशिएंट मटेरियल, इसमें इजाजत दी सकती तो दे दे, और अगर अदालत समझती कि ये नवीद साहब, इमटेरियल ये बात नवीद साहब, बड़ी वैलिड कर रहे हैं कि मुझे एक बात आप ये बता दीजिए कि अब अगर फोन टैप होंगे तो सब डाटा आपका होगा कि नवीद मलिक साहब किससे खार खा रहे हैं, किसके दोस्त हैं, नवीद मलिक साहब का अपनी मतलब मेरा या आपका, मैं सिर्फ आपकी मिसाल दे रहा हूं कि आपके घर में क्या मामला चल रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी फैमिली क्या कर रही है, आप तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है, देखें हम कहाँ पे मार खाते हैं। हमारे मुल्क में कानून हैं बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होती है। जैसे रियासत साहब ने कहा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें क्या, जब पुलिस जाती है इजाज़त लेने के लिए कोर्ट पे, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर रह गया है, उसमें कोर्ट नहीं देखती कि क्या है या क्या नहीं है। नॉर्मली 99% में उनको इजाज़त मिल जाती है। बहुत कम, मैं सदर साहब बैठे हैं बताएंगे कि बहुत कम मुकदमात हमारी नज़र में, हमारी 30 साल की प्रैक्टिस में आए होंगे जिनमें कोर्ट ने सारी चीज़ें उस वक्त देख के रिफ्यूज़ किया होगा कि नहीं हम आपको इजाज़त नहीं देते। ठीक, हमारे मुल्क में एक कानून है लेकिन उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और देखिए अभी- अगर अभी तो प्रॉपर सिस्टम हो होने के तहत ठीक है, अगर कोई तकरीबकारी का खतरा है, कोई मुल्क दुश्मन नेशनल सरगर्मियां हो सिक्योरिटी रही पे हैं, तो कोई नेशनल सिक्योरिटी उस compromise पर कोई नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है। ये तो अब यहाँ उस पे पे एक आप सवाल तो करें, ये भी है ना, मैं लेकिन रियासत वाकई आप मियाँ बीवी के आप करने लायक पड़े हैं या फिर आप जजेस की करने लायक पड़े हैं। थोड़ा माजरत के साथ रियासत साहब की तरफ आ रही हूँ कि यही तो जो बात करें नवीद साहब कि एक 18 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर वो कैसे डिफाइन करेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है। एक तो ये चीज बताएं, और साथ दूसरा ये कि मुझे जहां तक इस केस को मैंने स्टडी किया, नो क्राइटेरिया फॉर इंटरसेप्टिंग ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस हैज बीन लेड डाउन। Yes. ऐसा ही है ना? बिल्कुल यही बात, यही चीज ज्यादती है। यही तो मसला है। इसको कौन डिसाइड करेगा कि वहां पे जो टैपिंग कर रहा है वो 18 अबव है या कोई उससे छोटे रैंक का बंदा है। 18 ग्रेड का बंदा टेलीफोन टैपिंग करने के लिए बैठा होगा? Yes. या क्या क्या बात आप Nonsense, कर रहे nonsense है ये। हैं? एक बंदा जो Utter एक nonsense। गजेटेड ऑफिसर है, 18 से अबव है, वो इस काम पे के टैपिंग कर रहा है। ये तो एक आप मुंशी बिठा दे वो भी कर लेगा, हो लेकिन गया। इसका मिसयूज होगा। आपको Yes. पता ही नहीं, 18 ग्रेड वाले को पता भी नहीं होगा नीचे क्या हो रहा है। नीचे वाले लोग टैपिंग करके लोगों सेक्शन 54 की गलत तशरीह है ये। मटेरियल देंगे और उस नहीं, कानून बन गया। मटेरियल देखें वो ऊपर बराए नाम होगा, उसका 18 गलत ग्रेड तशरीह ऑफिसर गलत है, उसका यूज गलत कर रहे करने हैं वाले सारे नीचे होंगे। नाम 18 ग्रेड ऑफिसर का होगा, करने वाले नायब हमारे तहसीलदार मुल्क में होगा। ना कानून बाद में बनता है, उसका मिस यूज पहले आ पहले जाता है। ये याद रखना, हाँ। ये इतना आपसे बड़ा बेहतर कौन जान सकता है ये? misstep होगा। दो मैं तो वकील चूंकि हैं। मलक साहब और मैं दोनों फौजदारी काम भी करते हैं थोड़ा बहुत, जितना हम नालायक से वकील हैं, लेकिन बात ये वो है तो कि लग रहा है हमें। मिसयूज बहुत होता है। आज Misuse आज बहुत आपने होता है। जो कानूनी बातें और बताई है ना, ये वहां से लग रहा है कि आप लेकिन इतने एक बात नालायक और भी बताऊं, ये जो आज आपने बनाने बहुत वाले हैं in-depth शायद analysis कल उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो। Sorry, सब ये सियासतदानों को ये फिर से होगा सोचना सर, कल चाहिए इनके- कि कल इस ये तरह के जगह लॉस पे बनाने आएंगे। से कल उनके खिलाफ इस्तेमाल उनके हो। खिलाफ इस्तेमाल होगी, ये तो मसला है। विक्टिमाइजेशन नियत- क्या नियतों का ही मैं तो कहता हूँ यहाँ तहस नहस हो कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह माफ करे, मैं एक तूफान देख रहा हूँ, तूफान अल्लाह ना बाहर करे भी तूफान ऐसा आया हो। हुआ है। हाँ, तो आज रियासत तो साहब। वैसे बारिश की सूरत में सुबह भी तूफान तूफान ही देख तो रहे हैं। ये SRO ये की शायद- सूरत में भी मुझे लगता है कि ये ऐसी इस सूरत हाल SRO होगी की इस वजह मुल्क से के ये अंदर। तूफान आया बहुत इस्लामाबाद शुक्रिया, में भी। बड़ा डिटेल एनालिसिस किया आज भाई बहुत आपसे शुक्रिया, बहुत गपशप शुक्रिया। करके। नवीद साहब नवीद आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और कानून पहले बन जाता है और उसका जो मिसयूज है वो उससे भी पहले हो जाता है हमारे मुल्क में। ये एक अलमी है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ ही रहिएगा। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ प्लग्स जो वेलकम बैक टू शो। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मुआशरती और तालीमी सतह पर बहुत ही ज़्यादा मारूफ हैं, जिन्हें MD FCCP के लक़ब से जाने जाते हैं। डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, आप यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। आप शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं और लॉस एंजलिस शेरिफ के मुशीर भी हैं। आइए और बात करते हैं डॉक्टर इमरान अशरफ साहब से। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को आपने इससे पहले भी सुना होगा निमरा के डॉक्टर साहब की मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बड़ी डेप्थ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान साहब को खुशामदीद भी कहते हैं। इमरान साहब, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग?
जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन और गुड मॉर्निंग गुड ऑल इज वेल। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम इस्लामाबाद से शो कर रहे हैं इस वक्त और बाहर बहुत अच्छा मौसम है। सो ये जो मौसम है बरसात और ये सारा ये जो मौसम है मानसून का, इसमें बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी आती हैं। सबसे पहले तो उनके बारे में बताइएगा, वो क्या बीमारियां हो सकती है और उनसे कैसे खुद को बचाया जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? जी, सबसे पहले तो आप इंजॉय करें मॉनसून को। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं होती समर में। हाँ और आप लोग लकी हैं कि बारिश हो रही है, दैट्स अच्छी चीज़ है। जी जी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी साथ में हमारे लिए तकलीफदेह हो सकती हैं। वो एक तो होता है स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर्स के अंदर मॉस्किटोज की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है, और जब मॉस्किटोज की ब्रीडिंग शुरू होती है तो मॉस्किटो एक वेक्टर है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को कैरी करता है। उसमें ये मलेरिया कर सकते हैं, वेस्ट नाइल वायरस जो है वो काफ़ी डेडली होता है और आपको पैरालाइज कर देता है, एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, जीका वायरस हो गया। तो जो चीज़ें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में प्रोमिनेंट होंगी और मोर प्रेवलेंट, एक तो मलेरिया, दूसरा वेस्ट नाइल एंड डेंगू। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बारिश से रिलेटेड हैं। स्टैंडिंग वाटर और मॉस्किटो इनको कैरी करता है और मॉस्किटो इनको ब्रीड करता है। अच्छा सर, इमरान साहब ये भी बताइएगा कि अमेरिकन मीडिया में एक और नई बहस, सिंस यू हैव दिस ग्रिप, आपकी पॉलिटिकल ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा, सो मैं चाह रही हूँ कि हम आपसे अमेरिका की कोई खबरें में निकाल लें। तो अमेरिकी मीडिया में इस वक्त की बाज़गश्त है, बाइडन के इस्तीफे के कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं अरकान। सो उस पर क्या अपडेट्स हैं या क्या आपके इंसाइट्स हैं? देखें, 2022 में जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट बाइडन प्रेसिडेंट ट्रम्प, और वो ही रीमैच एक्सपेक्टेड था 2024 में। और दोनों पार्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली कैंपेन कर रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो वापस आ गए हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, अदर इश्यूज हैं। बाइडन ने जो 4 साल में एक्टिविटीज़ की हैं उसके बाद अब एक्सपेक्टेड था कि वो भी रीजनेबल परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब ये पहली डिबेट हुई तो उस डिबेट में ट्रम्प ने काफ़ी इम्पैक्ट किया बाइडन की इमेज को, और उसको इस तरह इम्पैक्ट किया कि एक तो क्लियर विजन, थॉट प्रोसेस और उनकी एज से जो चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में बाइडन है, वहाँ पर आपको मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती हैं, डिमेंशिया हो जाता है, और वो चीज़ें नमूदार होती हैं। और जो स्पीच हुई थी और डिस्कशन इनके दरमियान हुआ था उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है लीडरशिप ने भी ये दरख्वास्त की प्रेसिडेंट बाइडन को कि आप स्टेप डाउन हो जाएं और आप इलेक्शन ना लड़ें। और उसके बाद काफ़ी बातचीत हुई थी, ख्यालात जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हुए, और इस वीक कांग्रेस वापस आई है, क्योंकि जुलाई 4 जो कि इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान यूएस का, वो पिछले वीकेंड पर था, तो कांग्रेस सेशन में नहीं थी। तो इस वक्त वो वापस आए हैं। इस पूरे वीक में ये डिस्कशन होता रहेगा। अच्छा सर, ये जो कांग्रेस ने करारदाद पास की है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे आइंदा आने वाले दिनों में? ये आप HR 901 जी, HR 901। जी हाँ, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। इसका ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2 कांग्रेसमैन, एक तो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक और मिशिगन से खिलरी। तो द होल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस फॉर दिस करारदाद का ये था कि ह्यूमन राइट वायलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और दूसरा जो एक आम आदमी की वोटिंग एबिलिटी है उसको नज़र में रखकर कि ये सारे हुकूक जो हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को होने चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कांग्रेस में ये चीज़ आपस में इन्होंने डिस्कस की। उसके बाद एक करारदाद लिखी गई, जो करारदाद इनिशियली जो फॉरेन अफेयर कमेटी है जिसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने इनिशियली वहाँ प्रेजेंट की, जो कि 50-0 पास हुई। उसके बाद ये कांग्रेस में प्रेजेंट की, जिसमें 400 प्लस आपके पास मेंबर्स हैं। तो ऑलमोस्ट 397 कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव ने इसको अप्रूव किया, 7 इसके खिलाफ थे। और यानी ये नॉन बाइंडिंग करारदाद जो है वो पास हो गई। तो कहना ये है कि कांग्रेस इस वक्त काफ़ी क्लोजली अंडर माइक्रोस्कोप आप कह सकते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देख रही है, और उसी वजह से ये करारदाद पास हुई है, ताकि पाकिस्तान जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उनको ये पता चले कि जो रूल ऑफ लॉ है और डेमोक्रेसी है उसको हमने फॉलो करना है, और उसी तरह पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप बेहतर होते रहेंगे।
वो तो सर डूम और वाले मुतालबे लाजमी करते रहेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम पूरी दुनिया को देखते हैं, आप पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे लीडरशिप हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है और अब उसका इफेक्ट हमें अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रहा है। जिस तरह जो बाइडन कभी कभार तकरीर में ही सो जाते हैं और बाद में उसका इतराफ़ कर लेते हैं, और अपेरेंटली ये भी लग रहा है कि ट्रंप की जो मुहिम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर है। सो ये तब्दीली आप अमेरिका में भी देख रहे हैं? देखें, ट्रम्प जो है वो काफ़ी स्ट्रांग जा रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा था जो उन्होंने 4 साल में काम किया। उनके पास एक अच्छी चीज़ थी, एक तो इकॉनमी, जॉब क्रिएशन, और दूसरा है कि वो वॉर से दूर रहे। उन्होंने एक्चुअली अफगानिस्तान से ट्रूप्स को वापस बुलाया, और जब तक बाइडन आए उन्होंने 2020 से, आपने देखा कि यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई और उसको हम फुली फंड कर रहे हैं। फिर मिडल ईस्ट की वॉर चल रही है, उसको भी काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक आम आदमी के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये सारे टैक्स पेयर डॉलर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसको एक आम आदमी सपोर्ट नहीं करता। तो ट्रम्प के वापस आने का चांस काफ़ी अच्छा है, और बाइडन जो कि इस रिसेंट डिबेट में काफ़ी उनका प्रोफाइल लो रहा, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, और उनकी अपनी पार्टी उनके ऊपर पुश कर रही है कि आप किसी तरह स्टेप डाउन हो जाए। लेकिन उन्होंने अब तक कोई ऐसी चीजें जाहिर नहीं की हैं कि वो स्टेप डाउन होंगे, लेकिन ये डिस्कशन में हैं बातें। और तो डेमोक्रेटिक ये इमरान साहब, ये जो डिस्कशन में चीजें हैं, अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो भी सही है, अगर नहीं करते तो भी ट्रंप ज्यादा स्ट्रांग हमें दिखाई देते हैं। अगर ट्रंप आ जाते हैं, पाकिस्तान पे भी पाकिस्तान पे भी इसके असरात पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दैट? देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प थे तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो हम विजन कर रहे थे, पाकिस्तान की रिलेशनशिप बेहतर थी उस वक्त। जो एंगेजमेंट थी, ट्रेड था और दूसरी एक्टिविटीज थी, वो बेहतर थी। लेकिन जब से प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं, इतनी एंगेजमेंट नहीं रही है। लेकिन रिसेंटली जो नई गवर्नमेंट आई है, थोड़ी सी इनकी एंगेजमेंट बेहतर हुई है। लेकिन जो देखने में यही आया था कि जिस जमाने में ट्रम्प थे, उस जमाने में पाकिस्तान से रिलेशनशिप इनके थोड़े से बेहतर लग रहे थे। ठीक हो गया। लेकिन ये भी बताइएगा सर, अगर इसी पे बात की जाए तो उस वक्त ट्रम्प के साथ साथ इधर खान साहब भी थे, और अब अगर लेट सपोज ट्रम्प वापस आ गए तो यहाँ पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट है उसके भी कुछ असरात पड़ेंगे, या फिर मामलात नॉर्मलाइज हो जाएंगे ट्रम्प के एक बार फिर पाकिस्तान से? देखें, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आपको याद है कि खान साहब जो हैं वो अमेरिका आए थे और ट्रम्प ने उनको अपना टूर दिया था, और इफ यू रिमेंबर एक बैड भी उन्होंने साइन कर खान साहब को दिया था। तो रिलेशनशिप तो उनके बेहतर थे, और जब ये वापस आएंगे तो विल हैव टू सी कि हाउ थिंग्स विल टर्न अराउंड। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब, कमिंग बैक टू मेडिसिन, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लीजिए। आप वैसे इमरान साहब ने बताया था कि मॉस्किटोज आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो बरसात के मौसम में, तो इनसे ये भी पूछ लीजिए कि इनसे बचा किस तरह जा सकता है। हाँ, तो वो आपने पूछ लिया बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इमरान साहब बताइएगा, इन सब चीजों से फिर बचा कैसे जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, किसी भी बीमारी से दूर रहने का बेहतरीन तरीका उससे आप बचें, प्रिवेंटिव मेजर। एक तो ये कि ऐसे पॉट होल्स ना क्रिएट करें जहाँ पे फ्री स्टैंडिंग वाटर खड़ा हो सके, और जहाँ पे भी बारिश होती है पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन कर दें। फिर आपके पास जो है एंटी रिपेलेंट मॉस्किटोज के लिए मॉस्किटो नेट्स, ये 3 चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑब्वियसली जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे, फ्री स्टैंडिंग वाटर नहीं होगा, तो उसकी इटसेल्फ हम काफ़ी सारी इन बीमारियों से बच जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको होता है कि मलेरिया हो गया या सम अदर थिंग, देन टाइमली फैशन में आप अपने डॉक्टर्स को देखें। ये सारे ट्रीटेबल डिजीजेस हैं, और वेस्ट नाइल है एक जो कि जिसका कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। IVIG एक इन्फ्यूजन है जो कि अमेरिका में यूज होता है, जो कि हेल्पफुल है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर ट्रीटेबल। वेस्ट नाइल वायरस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो इस वजह से उसमें थोड़ी कंसर्न ज्यादा है। और दूसरा है कि मॉस्किटो रिलेटेड इलनेसेस ट्रैवलिंग में भी आपको काफ़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए मेजर्स हैं कि आप मेडिसिन स्टार्ट करें, फिर ट्रैवल करें। और आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पानी वगैरह का इशू है या एंडेमिक मॉस्किटो फैला हुआ है, तो आप वो एहतियात करें, अपने डॉक्टर से बात करें, मेडिसिन स्टार्ट करें, और ड्यूरिंग द स्टे मेडिसिन लेते रहें, और जब आप वापस आए मेडिसिन स्टार्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने का। एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन जब वापस आएंगे हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। हसनैन की तरफ आऊंगी पहले, आप लोगों की तरफ आने से पहले हसनैन, आपको याद है कि एक सर्जरी होने लगी थी? हाँ, सर्जरी तो डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब ने जो बोला डॉक्टर, अच्छा वो डॉक्टर भी हो गए। ही इज अ लॉट ऑफ सेनेटर, डॉक्टर, वजीर पीसीबी और वजीर भी वो कोई एक नहीं, उनके पास कोई 10 किस्म की वजारत है। हाँ, डॉक्टर मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर बन जाते वो, अगर वो वहाँ पे। अब वो हमारे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर है ना। अच्छा छोड़े उस बात को, आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने जो सर्जरी करनी थी उसके हवाले से मेरे पास एक खबर है। डू यू वांट मी टू शेयर? खबर शेयर करें, मेरे पास भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप शेयर करें और फिर हम इस पे बोलेंगे। अच्छा, खबर मैं शेयर करती हूं जी। खबर ये है कि चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम की बेहतरी के लिए कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल के हेड कोच जेसन गैलेस्पी को और जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, उनसे मुलाकात की। मुलाकात में फिर क्या हुआ? मुलाकात में ये हुआ कि गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उनको प्लान से आगाह किया। फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजावीज़ से इत्तफाक किया। चले, अच्छी बात है कि किसी की तजावीज़ से इत्तफाक किया और फिर इत्तफाक करते हुए उन्हें फ्री हैंड दे दिया कि भाई जो करना है करो बेहतरी के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, वह फ्री हैंड दे रहे हैं। फिर उन्होंने कोचेस को कहा कि खिलाड़ियों की कोचिंग के हवाले से आपको पूरी सपोर्ट हासिल है, मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगी। मुलाकात में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को की जो कोचिंग के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मतलब तमाम डिपार्टमेंट्स को बेहतर बनाने का एक बाकायदा प्लान तैयार किया गया है और उसको फिर वाजे करने का फैसला किया। जी ऐसे ही है। और इसके हवाले से आपने खबर शेयर कर दी। दूसरी खबर मैं बताता चलूं कि दूसरी जानिब अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट की बात की जाए तो पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान 4 मैचेस तक नाकाबिले शिकस्त रहा, लेकिन कल उसको साउथ अफ्रीका से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सो अब पाकिस्तान को भी शिकस्त हो चुकी है। लेकिन निम्रा ने आपके साथ पूरी खबर शेयर नहीं की, मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। पूरी खबर ये है कि एक चहीते कह सकते, अच्छा मैं स्पोर्ट्स से अभी आ गया हूँ। चलें जी, एक जर्नलिस्ट है जो कि बड़े करीबी समझे जाते हैं मोहसिन नकवी साहब के। उन्होंने रात को ये खबर ब्रेक की, क्योंकि हम जब अपनी खबर को ऑन करते हैं तो हम दूसरे की खबर को भी उसी की खबर समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो अब अब्दुल रज़ाक साहब हैं और वहाब रियाज साहब हैं उनको फारिग कर दिया गया। Really? So that's the news from the center. That is big news for अब्दुल me. रज़ाक और वहाब रियाज फारिग हो चुके हैं, ये उनकी खबर है। अभी तक पीसीबी की जानिब से कोई भी हमें नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, मेरे पास अभी मोबाइल मौजूद है, यहाँ पे पीसीबी का मीडिया जो है उसमें मैं ऐड भी हूँ। हर छोटी खबर भी हमारे पास आ जाती है कि मोहसिन नकवी साहब ने आज निम्रा के साथ हाथ मिलाया, मोहसिन नकवी साहब ने आज चाय पी है, मोहसिन नकवी साहब ने आज विजिट किया ग्राउंड का, मोहसिन नकवी साहब ने ये कुछ कर दिया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये वाली खबरें दूसरे लोगों को क्यों देते हैं, ये पूछेंगे निम्रा। मैं चाहता हूँ कि हमारे सीनियर इदारे की हैसियत रखते हैं ये अपने आप में, और पिछले 35 साल से आपने दुनिया की बड़ी पाकिस्तान की बड़ी स्क्रीन, इंडिया की बड़ी स्क्रीन और दुनिया में इनको मैचेस कवर करते हुए देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इस खबर के ऊपर बात करेंगे, इस खबर की सदाकत के ऊपर बात करेंगे कि वहाब रियाज साहब भी फारिग हो चुके हैं और अब्दुल रज़ाक साहब भी फारिग हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि पीसीबी हमेशा की तरह एक बड़ी खबर उन्होंने अपने चहीतों को ही शेयर की और ग्रुप में शेयर नहीं की। हालांकि जो एडवर्टीजमेंट वाली खबर होती है वो ग्रुप में आ जाती है। हाँ, ईद के दिन, ईद की छुट्टियों में भी अगर वो जायजा लेने जाते हैं कज़ाफी स्टेडियम काम का, तो वो ईद की छुट्टी में भी खबर हमारे तक पहुंच जाती है। वो प्रेस रिलीज आ जाती है कि देखिए छुट्टी वाले दिन भी चले गए वो और जाके काम का जायजा लिया। बहुत सारी खबरें वैसे अफगान ये होता है कि जो मंजूर नजर लोग होते हैं उन्हीं में जाती हैं ये खबरें। ये आपके और मेरे लिए नहीं होती हैं, ये बहुत सारे उन लोगों के लिए होती हैं कि जो मंजूर नजर होते हैं। अब जो मंजूर नजर थे उनको चली गई खबर, उन्होंने दे दी, तो इस पे ठीक है, दे दी खबर। और असल ये फैसला क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये दोनों को फारिग किया गया है तो हमें इस पे बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ठीक फैसला है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज से हमने अंदाजा कर लिया था कि शायद ये डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है। आप देखें, अब्दुल रज़ाक नेशनल सिलेक्टर है, वो तो क्रिकेट खेलने के लिए अभी तक लगे हुए हैं। वो भाई उनका काम सेलेक्ट करना है, वो तो खेल ही नहीं छोड़ रहे हैं अभी। पहले वो अमेरिका में खेल रहे थे, अब वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं। वहां पर यार जितने मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका चेहरा, उसका तासुरात, बहुत चीजों की अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा डिसीजन है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये नूरा कुश्ती की तरह ना हो
मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि वहाब रियाज को आप ये दिखा के देखो मैंने हटा दिया और उसके बाद वो किसी और पोजीशन पे किसी और तरीके से आ जाए या बैकडोर से काम कर रहे हो, मैं वहाब के खिलाफ नहीं हूँ। वहाब बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत खिदमत की है, लेकिन इस वक्त जरूरत नहीं है उनकी फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि जो डेबेकल हो गया वर्ल्ड T20 की सूरत में और वहां पे जो जो गलतियां हुई थी उसके बाद मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा वहाब रियाज को दूर रखा जाए। बात को एटलीस्ट मैंने पहले भी बात की थी, सीनियर मैनेजर, आप कोई खुदा के वास्ते मैनेजर ही ले आओ, कोई सीनियर मैनेजर के पौधे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेजर लाओ, कोई तगड़ा मैनेजर लाओ, कोई ऐसा मैनेजर लाओ जो आंखों से थोड़ा सा आंखों से भी काम ले सके इन खिलाड़ियों के साथ और एक प्रॉपर रिपोर्ट कर सके। ये दोस्ती यारियों वाले मैनेजर नहीं चलेंगे यार। आपने वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में, एशिया कप में यार वो एक बहुत ही यंग मैनेजर भेज दिए थे आपने। मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। जो बड़े और इम्पोर्टेंट टूर्स होते हैं उस पर ज्यादा बेहतर ये है कि आप बुरदवार मैनेजर भेजें और इस वक्त बहुत जरूरत है आपकी क्रिकेट को। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। अच्छा नसीम साहब, ये अगर खबर में सदाकत होती भी है या अगर मामलात को हम लोग किसी और तरह से भी, किसी और पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें, व्हाट डू यू थिंक, चीफ सेलेक्टर कौन होगा या वहाब को कौन रिप्लेस करेगा, ये क्या होगा? देखिए अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। चीफ सेलेक्टर के ओहदे के बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े उम्मीदवार मौजूद होंगे जिनके नाम इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में गर्दिश कर रहे होंगे। अभी काफी लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात में आमतौर पे बहुत सारे लोग नहीं थे। हमने राशिद लतीफ को वहाँ नहीं देखा, हमने इंज़मामुल हक को नहीं देखा, हमने मोइन खान को नहीं देखा, हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को नहीं देखा। और आमतौर पे मशावरत के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता है वो ओहदों पे नहीं होते। जो ओहदेदार होते हैं वो कोई और ही होते हैं, वो मशावरत का पार्ट नहीं होते फिर जब जिन्हें आना होता है। तो इनमें से तो नहीं लगा मुझे कोई चीफ सिलेक्टर, ये जितने सारे लोग आके बैठे थे, शायद चीफ सिलेक्टर कोई इनसे हटकर आएगा। ये मशावरत का हिस्सा हमें दिखाई दिया। इनमें से कोई सिलेक्टर आ सकता है, कोई हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ बैठ के डिस्कशन देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजों का उन्हें पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहे हैं क्रिकेट तो के। क्या नसीम भाई, इंजमामुल हक का भी नाम लिया जा रहा है, तो क्या इंजमामुल हक को वापस हम चीफ सिलेक्टर देख रहे हैं? यार पहले तो मुझे ये बताया जाए कि वो साया फाउंडेशन खत्म हो गई, इंजमामुल हक का राब्ता है उनसे या नहीं है, उनका ताल्लुक खत्म हो गया या नहीं है, में बहुत सारे सवालात अभी तक जुड़े हुए हैं। देखिए वो हमारे यहाँ पर हर चीज दब जाती है, हमारे यहाँ कोई भी इंक्वायरी जो है वो फिर इंक्वायरी होती नहीं है। आप साया कॉर्पोरेशन उठा के देख लें, उसके बाद क्या खिलाड़ियों की तादाद कम हो गई उस कंपनी के साथ? नहीं, वही लोग सारे मौजूद हैं, बिल्कुल है, तमाम के तमाम वैसे ही काम चल रहा है। तो फिर वो खबर लाई क्यों गई थी, इंतजाम को हटाया क्यों गया था? उस खबर के अगर कुछ कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी तो फिर फायदा क्या था इतना मंजर-ए-आम पे लाके? ये ऐसा लगता है कभी कभी राइट दिखा के लेफ्ट खेलते, और वो ऐसा ही कुछ सीन था कि इंजमामुल हक को उन्होंने उस वक्त कहा कि यार जरा आप तो थोड़ा बैठे, बाकी चीजों का हैंडल हो जाएंगे। फिर दोबारा कोई उस पर आवाज ही बुलंद नहीं हुई, कोई कुछ कहता ही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब भी बहुत सारी चीजों के अंदर स्टैंड तो लेते हुए दिखाई देते, लेकिन अमल अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहाब की खबर भी जराए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक कुछ नहीं कहा। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, ये भी बताइएगा कि कैप्टन को चेंज किया जाएगा या वो भी बाबर आजम ही आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं आपको? मेरे ख्याल कर देना चाहिए, मेरे अपना ख्याल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर बाबर मेरे ख्याल शायद चेंज हो जाएंगे, बाबर को रिप्लेस करेंगे ये बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। इसकी वजह ये कि बाबर की कैप्टनशिप में आप बहुत टाइटल नहीं जीत पा रहे, और 4 साल, 4.5 साल, 5 साल से बाबर कैप्टन है। दरमियान में एक सीरीज के लिए शाहीन को कैप्टनशिप मिली थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को कंटिन्यू करेंगे। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि बाबर पे दोस्ती यारियां, बाबर पे बहुत सारे इल्जाम लगे, और फिर अगर वहाब नहीं रहेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल बाबर रहेंगे, क्योंकि वहाब की
सबसे बड़ी चॉइस। सर ये बताइएगा सर कि वहाब के जाने के बाद एक तो वो गारंटी ग्रुप का क्या होगा, जिसमें उस्मान खान है, आमिर है, इमाद वसीम है, क्योंकि उनको तो गारंटी थी कि वो वर्ल्ड कप तक तमाम तर मैचेस खेलेंगे। फिर अगर बाबर आजम को हटाया जाता तो नसीम भाई 2 हफ्ते क्यों हो चुके हैं, पहले ही दिन कह देते कि बाबर आजम को हटा दिया, या फिर अगस्त वाली सीरीज देखी जाएगी, वहां पे शान मसूद की परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी, उसके बाद उनको हटाया जाएगा। मेरे ख्याल हसनैन इस वजह से जो है वो टाइम लिया गया कि टाइम था इनके पास टाइम मौजूद था अगस्त तक। जुलाई पूरा दरमियान में मौजूद था, कोई क्रिकेट नहीं थी पाकिस्तान की। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के पास मोहसिन स्पीड कहलाते हैं वो, उनके पास बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो